परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये आपका थर्ड चैप्टर है यूपीएसआई 2025 मैथ्स रिवीजन सीरीज में। और जैसा कि हमें टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग कि हमारे 40 आउट ऑफ 40 मैथमेटिक्स में कैसे आए, कैसी अप्रोच आपकी एग्जाम में रहनी चाहिए, कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आपका नजरिया क्या होना चाहिए उस क्वेश्चन को देखने का। तो आप लोगों ने अगर पहला और दूसरा चैप्टर नहीं देखा है, पहला चैप्टर आपका मैंने करा दिया है जो कि नंबर सिस्टम है। 2.5 घंटे की क्लासेस है और रिवीजन मोड में मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा कंटेंट कोई आपको प्रोवाइड करा सकता है। सेकंड जो हमने चैप्टर कवर किया है वो सिंप्लीफिकेशन किया है। सिंप्लीफिकेशन में आपके जितने भी बोर्ड मास के रूल बनते हैं, बोर्ड मास या फिर आपका फ्रैक्शन, डेसिमल, सर्ट्स, इंडिसेस, वो सब कवर हो गया है। अब ये थर्ड चैप्टर हमारा परसेंटेज, ठीक है। अगर आप परसेंटेज को अच्छे से समझ जाओगे ना, तो आपका जो आगे वाले जो चैप्टर्स हैं जैसे प्रॉफिट लॉस है, लाभ हानि है, डिस्काउंट है, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, या फिर सिंपल इंटरेस्ट, आपका साधारण ब्याज, और यही कंसेप्ट आपके डीआई वाले क्वेश्चंस में भी लागू होता है। तो इस चैप्टर को, इस परसेंटेज चैप्टर को तो मानिए ही मत, इसको एक आप समझिए कि ये कोई एक कंसेप्ट है, ठीक है। परसेंटेज एक कंसेप्ट है, अगर आप उसको सीख जाओगे तो आपको फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो और जैसे मैंने किया था, मैंने भी सबसे स्टार्टिंग जो की थी मैथमेटिक्स की परसेंटेज से की थी। परसेंटेज बहुत मेन टॉपिक है आपका, मेन चैप्टर है। तो इसको ध्यान से आप लोग सीख लीजिएगा। इसके बेसिक्स से एडवांस तक हम इस चीज को लेके चलेंगे। बेसिक्स यानी परसेंटेज में आपको क्या चीजें सीखनी है, तो मैंने इनको टाइप वाइज डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला हमारा फाउंडेशन यानी आधार बनाएंगे, परसेंटेज के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज होता क्या है, पर से ही पता पड़ रहा है प्रति, और सेंट से मालूम पड़ रहा है आप लोगों को 100, यानी 100 नंबर पे, 100 नंबर से किसी भी नंबर की अगर तुलना की जाए, वही हमारा प्रतिशत है यानी परसेंटेज है। किसी भी बच्चे के अगर 100 में से 80 मार्क्स आते हैं, तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि 100 से तुलना हुई है 80, यानी उसके 80% मार्क्स बने हैं। अगर हम ऐसे बोलें कि किसी बच्चे के 50 में से 40 मार्क्स आए, तो 100 में से कितने आएंगे, अगर पेपर 50 का है तो 40 का 40 मार्क्स आया, अगर 50 को हमें 100 बनाना है तो नीचे दुगना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम लोग दोगुना कर देंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि 50 में से किसी के 40 मार्क्स आ रहे हैं तो उसके 80% मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा एक समझ है जो आप सभी लोगों को पहले से ही आती होगी, थोड़ा बस उसको पॉलिश करना है। जिन भी बच्चे के कंसेप्ट थोड़ा सा परसेंटेज में उतने अच्छे नहीं है, तो आज इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आप देखिएगा, और आप खुद देखोगे कि आपने परसेंटेज को कितने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक अपना शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम प्रदीप सिसोदिया है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, और इस चैनल का नाम है ट्रेंडेड, ठीक है। एड मीन्स एजुकेशन, और ट्रेंड मतलब जो भी ट्रेंड चल रहा है एकदम आधुनिक तरीके से, मॉडर्न तरीके से यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो एकदम मॉडर्न रहेगा, ठीक है। कोई भी घिसे पिटी अप्रोच नहीं, घिसे पिटे सवाल नहीं। तो इस तरह इस चैनल का नाम ट्रेंडेड रखा गया है। तो मेरा नाम प्रदीप सिसोदिया है, और मैंने जो पहली जॉब ली थी वो एसएससी से सीएचएसएल की जॉब ली थी 2019 में। उसके बाद मेरा यूपीएसआई 2021 क्लियर हुआ, ट्रेनिंग पे भी गया था। फिर उसके बाद ट्रेनिंग टाइम पर ही मेरा एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ गया था, तो मैंने वहां से इसको रिजाइन करके यहाँ ज्वाइन कर लिया, ठीक है। एक शॉर्ट इंट्रो जिससे कि आप लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि आप लोग जिससे पढ़ रहे हैं वो एकदम सही अ, चीज से पढ़ रहे हैं, आप लोग कहीं भटके हुए नहीं है, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग परसेंटेज को। तो परसेंटेज में सबसे पहले फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब आपका आधार, मतलब आपको प्रतिशत को अच्छे से समझना है, ठीक है। प्रतिशत होता क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब फाउंडेशन में हमें क्या सीखना है, जैसे हमें कंपैरिजन सीखना है। अगर कभी भी कोई बोलता है कि ए जो है वो बी से 40% अधिक है,
ठीक है, या फिर बोल दे कि ए बी से 20% कम है। ठीक है, और यहाँ पे फिर पूछ ले, पहले पे ही जाते हैं, ए बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। सीधा सीधा बेसिक क्वेश्चन ये बनता है इसमें। एक ये है कि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले मैं एक रेशियो मेथड का अप्रोच आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर ए है और ये बी है, तो रेशियो एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना आपको इस चैप्टर में जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे। डिटेल में जब रेशियो वाला चैप्टर आएगा तब आप अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से उसको सीखोगे। अब यहाँ कह रहा है ए बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है ना से, इंग्लिश में बोलते हैं देन। ठीक है, जहां ये वर्ड आ जाएंगे, जिन भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो ये डिनोट करता है, जैसे ये कह रहा है ए बी से 40% अधिक अधिक है तो बी ए से। अब यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा है वो तुलना किससे करवा रहा है, ए से। तुलना जिससे भी करवा रहा है उस वैल्यू को हमेशा नीचे रखना है। ठीक है, और जो रिजल्ट रहेगा, जैसे यहाँ पे तुलना ए से करवा रहा है, और बाकी का जो भी वो पूछ रहा है, यानी हमारा रिजल्ट चाहे कितना कम है कितना ज्यादा है, उसको एक तरीके से रिजल्ट अपना लिख लेंगे और इंटू 100 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा जो भी वो पूछा हुआ है। ठीक है, कि कितना परसेंट कम है कितना परसेंट ज्यादा है। तो ऐसे ही इसको देखते हैं, ए बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तो यहाँ से अगर हम 100 को ही लेके चले, एकदम इजी तरीके से लेके चलेंगे, ठीक है, जिससे कि जिन बच्चों के कंसेप्ट थोड़े से कमजोर हैं वो भी समझ पाए। तो ए बी से 40% अधिक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी को 100 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि बी 100 है और ए बी से, ए जो है अधिक है कम है तो वो चेंज होगा, लेकिन बी फिक्स रहेगा हमारा, इसलिए हमने बी को 100 मान लिया। तो ए बी से 40% अधिक है तो हम इसको मान सकते हैं कि ए 140 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम नहीं काट रहे, रेशियो में नहीं जा रहे, सीधा सीधा परसेंटेज के कंसेप्ट से ही चल रहे हैं। अब इसमें पूछा है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, तो बी ए से, तो तुलना किससे की जा रही है, ए से, तो ए कितना आ जाएगा हमारा 140, और कितना कम है ज्यादा है जो भी पूछे उसको ऊपर, वो हमारा जो रिजल्ट है, तो 40, बी ए से 40 कम है तो ऊपर 40 लिख देंगे गुणा 100। ठीक है, अब ऐसे नहीं करना कि हमें बट्टे में ये लिखा फिर ये लिखा फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं, जीरो से जीरो काट रहे हैं, दो दूनी चार, दो सात 14, फिर इसको 200 बट्टे 7 लिख रहे हैं, फिर इसको हम निकाल रहे हैं, 7 दूनी 14, 6 जीरो 6 जीरो, फिर कितना हो जाएगा, सत्तू अट्ठू 56, 2 7, इतना परसेंट। ठीक है, अगर आप इस तरीके से निकालोगे तो प्रतिशत पढ़ने का आपका कोई यूज ही नहीं रहा। यानी हमें, देखो सॉल्व तो हर कोई कर लेगा, लेकिन कितना फास्ट सॉल्व करेगा, एग्जाम में कौन बच्चा अपना टाइम बचाएगा, बाजी वही मारेगा, दरोगा वही बनेगा। तो आज हम वो सारी चीजें इस क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, आप चैप्टर को अगर अच्छे से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर लोगे तो खुद चैप्टर के एंड में आते आते आप चेंज महसूस करोगे तो कैसे हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे थे और कैसे हमें करने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक फाउंडेशन, मतलब बेसिक बेसिक मैंने समझा दिया है कि अगर इस तरीके से अगर पूछा जाए तो आपको इतना समझना है। अभी मैंने रेशियो पे भी नहीं गए हम लोग, एकदम बेसिक तरीके से ये मैंने समझा दिया। ठीक है, अगर आपको फाउंडेशन अपना मजबूत करना है तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन से, यानी भिन्न से चेंज करना आना चाहिए, किसमें, प्रतिशत में, और उसका उल्टा भी आना चाहिए। परसेंटेज दे रखा है तो उसको भिन्न में चेंज करना तुरंत आना चाहिए, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और वो कब आएगा, जब आप ये जो मैंने टेबल दी हुई है, इन टेबल के वैल्यूज को याद कर लोगे। ठीक है, एक टेबल मैंने प्रोवाइड करा दी है, इसमें आपको ज्यादा नहीं करना है, पूरा नहीं रटना है, एटलीस्ट इतना तो आपको करना ही करना है अगर आप चाहते हो कि परसेंटेज चैप्टर पे आप मास्टरी हासिल कर लो तो। ठीक है, 1/2 हर एक किसी को मालूम है कि अगर हमें भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, बहुत पुराना तरीका है, हर किसी को मालूम है। तो जो हर किसी को मालूम है
उससे हमें नहीं जाना, हमें उस तरीके से जाना है जो हर किसी को नहीं मालूम। तभी हम लोग और लोगों से आगे निकल पाएंगे। तो यहाँ से ये 50%, 1/2 कितना होता है? कोई भी नंबर अपने आप में एक पूरा होता है, ठीक है? और 100% अपने आप में होता है। तो ये जो एक है ना, जो कंप्लीट है, वही 100% है, अपने आप में 100% है। अगर एक का मैंने आधा कर दिया तो 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50%। एक तिहाई कितना होता है? 33 सही 1/3%। ठीक है? इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है? ज्यादा आ, आपको माथा पच्ची नहीं करनी है, सीधे सीधे इनको याद कर लो। और ये तो आपको याद करने ही करने हैं फ्रैक्शन में। साथ ही साथ आपको डेसिमल में भी वैल्यूज याद होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि वैल्यूज आपको डेसिमल में दे देता है और फिर क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी बच्चा डेसिमल की वैल्यूज नहीं मालूम होता तो वो क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगा लेता है। जैसे एक आरपीएफ का, अभी नहीं 4-5 साल साल पहले एक एग्जाम हुआ था आरपीएफ एसआई का। उसमें जो वैल्यू दे रखी थी वो 16.67% दे रखी थी। ठीक है? तो क्वेश्चन इस तरीके से था, एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन के वर्डिंग थे वो कुछ इस तरीके से थे कि ए जो है वो बी से ए बी से 16.67% ज्यादा है। ठीक है, सिंपल वे में रख रहा हूं। तो हमें निकालना था कि बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। अब जिसको ये मालूम होगा कि 16.67% जो है कुछ नहीं, ये आपका 1/6 होता है, वो तो सीधा सीधा इसको कर ले जाएगा क्योंकि 16.6666 हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब 2 डिजिट तक रखेंगे तो एक बढ़ा के 16.67 हो गया। लेकिन जिसको नहीं मालूम होगा वो इसको कैसे कर रहा होगा? वो सॉल्व कर रहा होगा 16.67 को, पॉइंट हटाएगा, डबल जीरो लगाएगा। अब कोई भी नंबर दे रखा है उसको सॉल्व करेगा, ठीक है? लेकिन उस मेथड से होगा ही नहीं ये। और जिसको ये मालूम था कि ये 16.67 जो है वो 1/6 है। क्वेश्चन अगर ऐसे होता कि ए बी से 1/6 ज्यादा है तो हम बी को 6 मानते और इसको 7 मानते। ठीक है? अब उसमें ए की वैल्यू दे देगा, मान के चलो 1400 दे दी, तो हम इसको सीधा सीधा कंपेयर कर देते कि ये 200 गुना हो रहा है, इसका 200 गुना कर देंगे तो ये 1200 हो जाएगा। या फिर बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा? ये क्या था? ए बी से इतना प्रतिशत ज्यादा है। अच्छा, तो बी ए से कितना कम होगा? बी कितना है, सॉरी बी ए से कितना कम होगा? तो कंपैरिजन 7 से किया जा रहा है, 7 नीचे, एक ऊपर, गुणा कर देंगे 100। गुणा नहीं करना, आपको याद रखना है कि 1/7 जो भिन्न होती है उसकी वैल्यू 14 से ही 2/7% होती है, यानी 14.28% होती है। तो इस तरीके से जब आपको ये सारी वैल्यूज याद होंगी, भी आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग भी तुरंत उस चीज को कैच करेगा और आप तुरंत उस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो 100 बात की एक बात कि आपको ये फ्रैक्शंस, ये कन्वर्जन आपको याद रखने हैं, ठीक है? अब कन्वर्जन जब आपको याद करने हैं तो जब इतना आप याद कर लोगे उसके बाद अगर कुछ भी आ जाएगा, जैसे मान के चलो ये है 1/7, अब आपको निकालना है कि 2/7 कितना होगा? 2/7 तो कुछ नहीं, 1/7 हमें मालूम है 14 से ही 2/7% होता है, तो 2/7 कितना हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 से ही 4/7। और अगर ज्यादा होता, मान के चलो जो 3/7 होता, तो 3 गुना हो जाएगा, 14 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 42। और 2 का 3 गुना हो जाएगा 6/7। अगर ये होता 4/7 तो कितना हो जाएगा? 14 का 4 गुना, 14×56। अब 2 का 4 गुना करेंगे, 8/7 आएगा। लेकिन कभी भी हम इस मिश्रित भिन्न को ऐसे नहीं लिख सकते ना, 56 सही 8/7। जब भी हम मिश्रित भिन्न को लिखते हैं तो उसका जो प्रॉपर तरीका होता है वो ये होता है कि अंश जो है वो हर से छोटा होना चाहिए। ठीक है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर भिन्न होगी। तो 8/7 को हम क्या लिख सकते हैं? एक सही 1/7 लिख सकते हैं। तो ये जो एक डिनोट करता है, ये इसको प्लस के साथ ही डिनोट करता है। तो ये 56 की जगह क्या हो जाएगा? 57 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/7%। ठीक, समझ में आ गया? अब जैसे ये तो हो गया 4/7, ऐसे ही 1/9। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रतिशत से आते हैं, तो आपको इनको कुछ नहीं याद करके रखना है, ठीक है? 1/13 हो गया, 1/16 हो गया,
ये इतने नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आप एक बार इनको याद रखिए, जिससे कि अगर कभी भी क्वेश्चन बन जाए, हमें एग्जामिनर का नहीं मालूम कि उसका मूड क्या है, किस फ्रैक्शन पे, किस प्रतिशत पे वो क्वेश्चन बना दे। अब इसमें एक चीज और सीख लीजिए, जो कि आपको भिन्न में बतानी चाहिए थी, लेकिन मैंने भिन्न में नहीं बताया, तो यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे कोई भी चीज है अपने आप में 100% होती है। अगर मान के चलो हमें कोई अ, जैसे ये है 100% कोई भी अपने आप में भिन्न है। अब जैसे ये है 1/23, 100 में से हमें कोई भी फ्रैक्शन घटाना है, ये समझ लीजिए, ठीक है। जैसे 100 में से हमें ये 4 सही 8/23% घटाना है। तो ये इसको कैसे घटाएंगे? फ्रैक्शन को घटाना सीख लीजिए। जब कोई मिश्रित भिन्न को घटाना हो किसी नंबर में से, 100 लेना है लो, नहीं तो कोई भी नंबर ले लो। चलो 100 ले लिया तो 100 ही को हम घटा के देख लेते हैं। अगर 100 में से कोई भी मिश्रित भिन्न को घटाना है, मिश्र फ्रैक्शन को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? कभी भी आपको ऐसे नहीं करना कि पहले इसका इसके साथ गुणा करके, यानी इसको हल कर रहे हैं, फिर 23 लासापा ले रहे हैं, फिर उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं। तो घटाने का तरीका भी आप देख लीजिए कैसे घटाना है। तो कभी भी किसी होल नंबर्स में से कोई भी मिश्रित भिन्न घटानी है तो कैसे घटानी है? सबसे पहले तो मिश्रित भिन्न जो है वो प्रॉपर फॉर्म में होने चाहिए। प्रॉपर फॉर्म का मतलब, जैसे 4 सही 8/23 है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमारा अंश हर से बड़ा हो। मतलब प्रॉपर मिश्रित भिन्न होनी चाहिए। अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 100 में से 4 नहीं घटाएंगे, 100 में से हम क्या घटाएंगे, एक ज्यादा घटाएंगे। 100 में से 5 घटाएंगे तो 95, और 23 में से 8 गया तो कितना बचा? 15/23। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी भिन्न को घटा सकते हैं। बस क्या करना है, अगर मिश्रित फॉर्म में दे रखा है तो जो भी ये वैल्यू है इससे एक ज्यादा उस नंबर में से घटा दो। जरूरी नहीं है कि ये 100 में से ही घटाओ। अब ये मैंने मतलब कंसेप्ट ये समझाना चाह रहा था कि अगर कोई भी वैल्यू 4 सही 8/23% है, किसी भी सामान का 4 सही 8/23, कोई भी हमारे पास सामान है, उसका 4 सही 8/23 भाग जो है वो खराब है, तो कितना भाग सही होगा? तो 100 में से ही तो घटाएंगे। तो वो एक कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो इसके थ्रू आप फ्रैक्शन को घटाना भी सीख जाओगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको सम अप करते हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी क्लास को शॉर्ट रखूं, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता। मैं नहीं चाहता कि कोई भी कंसेप्ट आपका छूटे, इसलिए मैं हर एक चीज मतलब मोस्टली ज्यादा से ज्यादा चीजें इंक्लूड कर ही देता हूँ। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी इसमें नया लग रहा हो तो प्लीज उसको नोट डाउन जरूर कर लिएगा, उनके नोट्स बना लीजिएगा, बहुत काम आएंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज, व्हेन टू यूज फ्रैक्शन। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि फ्रैक्शन से हम लोग फ्रैक्शन यानी भिन्न, भिन्न का कब यूज करना है, और यहाँ पे प्रतिशत का कब यूज करना है, ठीक है, और रेशियो का कब यूज करना है। क्योंकि ये क्या है, कोई भी भिन्न है, इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यूज कब किसका करना है, तो वही हमें आना चाहिए कि भिन्न से हम प्रतिशत बना लेंगे, भिन्न से रेशियो बना लेंगे। जैसे मान के चलो कोई भी भिन्न है 1/8 को लेके चल रहा है। अब मैं ये कहूँ कि ए बी का 1/8 है, ए बी का 1/8 है, कहने का मतलब ये है कि अगर बी 8 है तो ए कितना हो जाएगा, 1। तो इस भिन्न को हमने रेशियो में भी तोड़ दिया। अगर मैं कहूँ ए बी का 1/8 है, और इसको अगर मैं प्रतिशत में चेंज करूँ 1/8 को, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 12.5% है, ए बी का 12.5% है। तो कब हमें फ्रैक्शन का यूज करना चाहिए, भिन्न का यूज करना चाहिए, कब हमें प्रतिशत का यूज करना चाहिए, कब हमें रेशियो का यूज करना चाहिए, ठीक है। वो लोग, ये चीज हम लोग सीखेंगे। जैसे अगर कभी कोई आपको बोल दे कि आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि कोई एक संख्या ए है, उसमें 12.5% की बढ़ोतरी हो रही है, अगले साल फिर 12.5% की बढ़ोतरी हो रही है, तो बताओ वो जो संख्या है, जैसे मान के चलो कोई संख्या ही मान लो 64 है, इसमें पहले वर्ष 12.5% बढ़ा, फिर अगले वर्ष 12.5% बढ़ा, तो हम इसको ऐसे थोड़ी करेंगे कि 64 गुणा 12.5% बढ़ने का मतलब कितना है, 112.5% हो जाएगा, बट्टे 100 गुणा 112.5/100। क्योंकि इस क्वेश्चन को करने का एक ये भी तरीका है कि इसको दो बार इतना बढ़ा दिया, अब कितना आएगा,
लेकिन इसको सॉल्व करोगे तो आपका बहुत टाइम जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रतिशत का यूज नहीं करना, यहाँ आपको किसका यूज करना है, यहाँ आपको भिन्न का यूज करना है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जैसे 64 लिख लिया, पहले वर्ष 12.5% बढ़ा, 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। 1/8 बढ़ने का मतलब क्या है, अगर कोई वैल्यू 8 थी तो वो 1 बढ़ गई, यानी कितनी हो जाएगी वो, 8 पे 1 बढ़ने का मतलब है 9/8। और अगर इस मान को हम सॉल्व करेंगे तो वो भी 9/8 ही आएगा। तो हम इसको ऐसे, यहाँ पे हम फ्रैक्शन यानी भिन्न का यूज करेंगे, 8 8 64, 9 9 81, आंसर आ जाएगा 81। ठीक है, यहाँ आंसर वही आएगा, लेकिन आप यहाँ बहुत दिमाग मारोगे और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि एग्जाम में आप हर क्वेश्चन को इतना टाइम दो। तो वही आपको सीखना है कि कब हमको भिन्न यूज करनी है, कब हमको रेशियो का यूज करना है, और कब हमें प्रतिशत का यूज करना है। ठीक है, और ये सब आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। चलिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इसके बाद इंटरचेंजेबल प्रॉपर्टी, आपको ये याद रखना है कि अगर कभी भी जैसे आपसे बोला जाए कि 20 का, या फिर ऐसे इसी की फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ, एग्जैक्ट इसी की फॉर्म में। ठीक है, 20% का 70 बराबर, 20% का 70 बराबर, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं कोई भी नंबर। देख, जैसे 20% का 70 बराबर होगा 70% का 20%। दिखने में आपको ये बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन कभी कभी ये भी आपको एग्जाम में फंसा देता है। ठीक है, तो यहाँ तो ये छोटी वैल्यू है, 20% कितना होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने ये प्रतिशत एक बार ही लिखा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अदला बदली नियम प्रतिशत में काम करता है, कि कभी भी दो संख्याओं का गुणा हो रहा है तो हम प्रतिशत को यहाँ से हटा के इसको भी निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो 600% का 50। अब बच्चे मतलब इसको सॉल्व करेंगे, 600/100 करेंगे, 6 गुणा ये करेंगे। इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, 600% का 50 लिख लो, या 600 का 50%, बात एक है। ठीक है, देखो, ये तो इजी टर्म दे दिया है तो आपका दिमाग चल जाएगा, लेकिन कभी कभी जो टर्म दे रखे होते हैं, जो नंबर्स दे रखे होते हैं, वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े दे रखे होते हैं, तो बच्चों का दिमाग थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको बस इससे ये समझना है कि कभी भी अगर इस तरीके से आए तो हम प्रतिशत को इंटरचेंज कर सकते हैं, जब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा हो। यहाँ पे हमारा दिमाग बहुत जल्दी काम करेगा। 50% कितना होता है, आधा होता है, 600 का आधा कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ऑफ और देन, इंग्लिश वाले बच्चे ऑफ और देन पे ध्यान दें, और हिंदी वाले बच्चे का और से ध्यान दें। अब इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कभी भी ये आए कि जैसे ए का 20% बी है। ठीक है, तो ए का 20% है बी, तो ए का है 20% बी, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए का 20% बी है, तो हम इसको यहाँ पे मानेंगे। एक मिनट, लैंग्वेज मैंने उल्टी लिख दी, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो, ए बी का 20% है। ठीक है, तो ए है बी का, तो ये जो का आ रहा है ये बी के साथ आ रहा है ना, तो बी को यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे, ए बी का 20% है, और ए को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये आए कि यहां से ए बी का 20% है, ए बी से 20% ज्यादा है, ए बी से 20% ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुलना ए की किससे हो रही है, बी से, तो यहाँ जो से आ रहा है वो बी के साथ आ रहा है, तो भी बी को नीचे लिखेंगे, और ए को जितना भी ज्यादा है वो ऊपर आ जाएगा, रिजल्ट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, नीचे मतलब कहने का मतलब ये है, का और से जहां आते हैं वो जिस क्या बोलेंगे इसको,
जिस भी ए या बी कोई भी नंबर के पास आते हैं तो वो नीचे लिखा जाता है, ऊपर हमारा रिजल्ट या फिर दूसरी वैल्यू लिखी जाती है, फिर जो भी निकालना होता है उसको हम गुणा 100 कर देते हैं। ठीक है, यानी ये कंसेप्ट आपको इतना मतलब जरूरी नहीं है, लिख दिया है, इग्नोर कर सकते हो इसको। इसके बाद कंपैरिजन, अगर हमें तुलना करनी है, देखो कंपैरिजन का मैंने यही बता दिया, ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, तो इसको अलग करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहला जो टाइप है उसी में आधार वाले में आपको बता दिया है। अच्छा, ए बी रूल क्या होता है? बहुत बेहतरीन रूल है ये, ए बी रूल, इसको समझेंगे हम। तो ए बी रूल क्या है? ए बी रूल यानी अगर हम कोई भी दो आइडेंटिटी है हमारे पास, ए इंटू बी, यानी कोई भी दो आ, क्या बोलेंगे इसको, कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करके एक कोई भी वैल्यू आ रही है हमारे पास, ए इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये कहाँ कहाँ काम करेगा, पहले तो ये जान लीजिए, फिर हम जानेंगे कि ए बी रूल होता क्या है। जैसे प्राइस एंड कंजम्पशन की जहां बात आएगी, जैसे प्राइस कंजम्पशन क्या होता है, जैसे किसी भी सामान का मूल्य 100 रुपए प्रति वस्तु है और हमारे पास हमने 4 वस्तु खरीदी है, तो टोटल जो रुपए बनेंगे वो कितने बनेंगे, 400 रुपए बनेंगे। ये तो प्राइस कंजप्शन, यानी ये हर वहां जगह लगे, हर हर उस जगह लगेगा जहां पर जो ये आइडेंटिटी होंगी वो एक दूसरे के इनवर्स में हो सकती है। जैसे अगर हमारा प्राइस किसी चीज का बढ़ता है तो कंजप्शन हमें कम करना पड़ता है, अगर हमें अपना एक्सपेंडिचर सेम रखना है। ठीक है, ऐसे ही टाइम स्पीड एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर हमें डिस्टेंस समान दे रखी है, अगर हमारा टाइम ज्यादा है तो हमें टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारी डिस्टेंस मेंटेन रहेगी। एरिया, एरिया जैसे किसी भी चीज का हम रेक्टेंगल का मान के चल रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, तो ये भी क्षेत्रफल के बराबर होता है। अगर हमारा लेंथ बढ़ रहा है तो ब्रेथ कम करना पड़ेगा, अगर ब्रेथ बढ़ रहा है तो लेंथ कम करना पड़ेगा। अगर हमें ये जो फॉर्मूला दे रखे हैं, जैसे यहाँ एरिया, एरिया अगर हमें सेम रखना है, यहाँ टाइम, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, दूरी। ठीक, ये तभी है जब आपका जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट रखना है, यानी इसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी, तो वहां हर जगह पे आपका एबी रूल लगेगा। जैसे वर्क और एफिशिएंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकेट होते हैं, कार्य क्षमता। ठीक, अब कंपैरिजन, हाँ, जहां कंपैरिजन हो रहा होगा, जैसे ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, तो इस तरीके से। अब ये, सॉरी ये क्या हो गया, एक मिनट। हम्म, ठीक, ए बी रूल होता क्या है, ये क्या हो रहा है भाई, चलो ठीक है। देखो, ए बी रूल जैसे हमने पढ़ा है ना, कि कमी वृद्धि वाला, कि ए की वैल्यू बी से 20% अधिक है तो बी की वैल्यू ए से कितना परसेंट कम होगी, वो तो हमने पढ़ लिया किसमें, प्रतिशत के टर्म में। अब हम इसको ए बी रूल के टर्म में पढ़ेंगे। ए बी रूल क्या होता है आप बहुत जल्दी जान जाओगे, ठीक है। तो जैसे अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन बने इस तरीके से, ये केस मैंने लिख दिए हैं, अगर किसी को पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं। जैसे मान के चलो कोई भी दो वैल्यू है, ए इंटू बी इक्वल्स टू सी, कॉन्स्टेंट आ रहा है हमारा। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन, कोई आपसे पूछे कि ए में अगर 25% की हम लोग वृद्धि कर दें, यानी इंक्रीज कर दें, तो बी में हमें कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। एक तो आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो कि एक में अगर 20% की 25% की वृद्धि कर दी, तो मैं ऐसे लिख लूंगा ए और बी, यानी ए अगर 100 था तो अब, एक मिनट, ए अगर पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बी में कितने प्रतिशत की कमी कर दें कि ये हमारी वैल्यू कांस्टेंट रहे।
तो मैं सीधा सीधा ऐसे लिख लूंगा कि 125 अगर बी होगा तो उसको हमें 100 करना है। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी? 25 की। कितने पे? 125 पे इंटू 100। 25 पंजे 1/5 कितना होता है? यानी 20% की हमें कमी करनी पड़ेगी। एक तो ये तरीका होता है हमारा। ठीक है। अब ए बी रूल क्या होता है? ए बी रूल जो है वो आपके फ्रैक्शंस में, ये तो प्रतिशत में हो गया, फ्रैक्शन में काम करता है। यानी आपकी भिन्न के टर्म में काम करेगा। भिन्न के टर्म में कैसे? जैसे सिंपल सी बात है, अगर कभी भी आपके पास ये इस तरीके की भिन्न आ जाए जिनको हम 1/n की फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक है, वहां बहुत इजीली काम करेगा ये। बहुत फास्ट तरीके से आप कैलकुलेट कर पाओगे। करने को आप x/y की फॉर्म में आए वो भी करोगे, लेकिन ज्यादा यूजफुल ये कब है? मैंने अभी आपको बताया कि हमें क्वेश्चन करने से पहले ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे तो ये जल्दी होगा। तो 1/n का मतलब है ऊपर 1 आए और नीचे कोई वैल्यू आए। अब यहाँ पे हम लोग वृद्धि से कमी में, सबसे पहला जो कंसेप्ट है, केस है हमारा, वो वृद्धि से कमी। जैसे हमने ए में 25% की वृद्धि करी, तो बी में हम कितने परसेंट की कमी करें कि जो वैल्यू है हमारी चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे। तो इसको हम, अगर हम इस ए बी रूल से करें, सबसे पहले 25% कितना होता है? 25% होता है हमारा 1/4। ठीक। अगर कभी भी वृद्धि कर रहा है और कमी करवा रहा है कि दूसरे में कितनी कमी करें, तो याद रखना है, ये हमारा अगर 1+1 यानी कि वृद्धि हुई है तो और कमी करवा रहा है, तो हमेशा ऊपर अंश सेम रहेगा और नीचे जो है अंश में हर जुड़ जाएगा, यानी n+1 हो जाएगा। तो इतने की कमी हो जाएगी। ठीक। तो डायरेक्ट अगर 1/4 की वृद्धि की है तो कमी करने के लिए कुछ नहीं, इसमें इसको जोड़ दो, ऊपर सेम रखो, नीचे 5। तो इतने की कमी हो जाएगी। अब इस तरीके को अगर ये आपको आता होगा तो आपको कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा सीधा आप ये देखोगे, अभी मैं मतलब इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करवाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे 25% की वृद्धि हुई, तो कितने परसेंट की कमी करें? तो सीधा सीधा 25 कितना होता है? 1/4। अब वृद्धि से कमी करवा रहा है, तो कुछ नहीं, हमें जो भी नीचे होता है उसमें एक ऊपर वाले को जोड़ दो और ऊपर वाला सेम लिख दो, तो 1/5 की कमी। तो ये तो भिन्न में है, प्रतिशत में बनाने के लिए 1/5 में कितना प्रतिशत बनता है? 20% बनता है। तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ये तो हो गया, अगर पहले वृद्धि हो रहा है फिर उससे कमी करवाए। अब अगर सेकंड केस, अगर वृद्धि हो रही है, सॉरी, पहले डिक्रीज हुआ है, जैसे कि, 1 मिनट में इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अभी इस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए करवा दूंगा, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला पहला था वृद्धि से कमी का। अगर हमें निकालना है कमी से वृद्धि, जैसे मान के चलो कि, इसको ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये है, कोई भी हमारे पास वही सेम वाला 2 नंबर है कि ए जो है, मान के चलो ए इंटू बी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये हो सकता है, या फिर आपसे ये भी बोल सकता है कि ए को 20% बढ़ा दिया गया है, अब उसको कितना प्रतिशत कम किया जाए कि वैल्यू सेम हो जाए, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि मान के चलो ए की जो वैल्यू है वो 20%, पहले हमारा वृद्धि था, अब ये कमी वाला, ए जो है वो 20% कम हुआ है, तो बी को हम कितना प्रतिशत बढ़ा दें कि जो हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई है वो कांस्टेंट रहे। ठीक। तो सीधे सीधा उसमें क्या था, उसमें हम लोग वृद्धि से कमी कर रहे थे, जो फर्स्ट केस था, वृद्धि से कमी। तो पहले वृद्धि हो रहा था 25% की, फिर हमें पूछा था कि दूसरे में कितने की कमी करें। अब यहाँ पे पहले ही बोल रखा है कि 20% की अगर ए में कमी हो रही है तो बी को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। तो सीधा सीधा पहले तो ये देखो कि बी, ए जो है वो 20% की कमी, 20% की कमी माइनस में हम लिख लेंगे, कमी का मतलब माइनस। 20% कितना होता है? 1/5।
अगर कोई भिन्न 1/5 कम हुआ है इन दोनों में से, तो बी को हम कितना बढ़ा दें? तो कभी भी अगर हमें बढ़ाने पे जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर जो भी नंबर होगा, जैसे 1/n फॉर्म में ही है, तो वहां जोड़ा था, यहाँ घटा देते हैं हम, n-1। तो सीधा सीधा ऊपर एक का एक लिख लेंगे, 5 में से एक गया तो 4, और 1/4 कितना होता है? 25% होता है। यानी अगर ए हमारा 20% कम होगा, तो हम डायरेक्टली सोच के बता सकते हैं, बिना कॉपी पेन के, एक कमी तो करना है और इसको लिख देना है। यानी 1/4 की उसमें वृद्धि होगी, यानी 25% की वृद्धि होगी। ठीक। यहाँ पे देखो मैंने नियम भी आपके लिए लिख दिए हैं, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो जब पहले बढ़ रहा है और फिर घटे, तो कितना घटेगा? तो ऊपर जो अंश है वो तो सेम रहेगा, और नीचे जो है, ऊपर नीचे का योग, ऊपर 1/n था, n+1 कर दिया था, यहाँ a/b की फॉर्म में दे रखा है, तो a+b। ठीक। जैसे कि मान के चलो, हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी ऐसा फ्रैक्शन ले लेते हैं जो a/b की फॉर्म में हो, और दोनों केस को कर लेते हैं। जैसे मान के चलो, कोई भी नंबर है, उसको हमने अ, कितना माना है? 2/3, यानी मैं मान ले रहा हूँ 66 सही 2/3%। ठीक है। किसी भी नंबर में हमने 66 सही 2/3% की हमने वृद्धि कर दी। वृद्धि। अब वृद्धि करके कोई नंबर आ गया, या फिर a/b, यानी कोई भी दो ऐसे, a/b = कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है। a/b = का मतलब है, यहाँ कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। अभी आप कंसेप्ट समझिए। अगर मैं कहूं कि अगर ए में 66 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाए, तो बी में मुझे कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, जिससे कि जो वैल्यू है हमारी कांस्टेंट रहे? या फिर यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि किसी वस्तु के मूल्य में हम 66 सही 2/3% की वृद्धि कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो उसकी खपत में, यानी उसकी कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कि हमारा जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो सेम रहे, बढ़े नहीं, घटे नहीं। ठीक है। 66 से ही 2/3%, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ये 2/3% की वैल्यू है। इसको मैंने अभी a/b की फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। अब इतने की वृद्धि हो रही है, और हमें पूछ रहा है कि कितने का कमी करेगा। तो कुछ नहीं करना, इसको बस आपको फ्रैक्शन में बदल लेना है। ऊपर सेम रहेगा, और कमी करने के लिए हमें क्या करना होता है? कमी करने के लिए, अगर कमी करना है, तो हमें हर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। जब किसी का हर बड़ा होता है, तभी तो वैल्यू छोटी होती है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो बढ़ाने के लिए, मतलब हर को बड़ा करने के लिए, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, इन दोनों का अंतर करना है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? एक। सॉरी, 1 मिनट। इतनी 66 से 2/3% की हमने वृद्धि कर दी, तो कितनी कमी कर दी जाए? अच्छा, कमी करना है ना। कमी करने का मतलब क्या है? इसको हमें बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। यानी 2/5%। 2/5 ये तो आ गया भिन्न। अगर क्वेश्चन पूछे होगा प्रतिशत में, तो 1/5 कितना होता है? 20%। 2/5 कितना हो जाएगा? 40%। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है। अब अगर ऐसे दे रखा होता, केस बी ले लें, कि 66 सही 2/3% की किसी भी चीज में पहले वृद्धि हो रही थी, अब मान के चलो कमी हो रही है। तो अब दूसरी वाली वैल्यू में कितने परसेंट की वृद्धि कर दें, कि हमारा जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहे? तो वही करना है। 66 सही 2/3% कितना होता है? 2/3। अब वृद्धि करने के लिए, 1 मिनट, वृद्धि करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें जो हर है उसको छोटा करना पड़ेगा। छोटा का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस। तो 3 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? एक। एक। बाकी का अंश हमें सेम रखना है, यानी न्यूमरेटर सेम रखना है।
यानी 2/1 बढ़ाना पड़ेगा। 2/1 यानी सीधा दो वैल्यू का मतलब कितना होता है? 200%। ठीक। यानी अगर किसी भी संख्या में 66 सही 2/3% की कमी हो रही है, तो हमें दूसरी संख्या में 200% की वृद्धि करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट रहे। ठीक। ऐसे ही अगर मान के चलो मैं भिन्न में ही ले लेता हूँ। सॉरी, हाँ, भिन्न में आपको समझा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चंस ले लूं और आपको समझ में आए। कन्वर्जन अभी नहीं कर रहे। कन्वर्जन आपको करना मैंने सिखा दिया और आपको पहले से आता भी होगा। ठीक। जल्दी से एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। ए बी रूल। अब यहाँ पे मान के चलो कि मैं कह रहा हूँ 2/3, 2/5, 2/5 की वृद्धि की गई है, तो दूसरे में कितने की कमी करी जाएगी? ठीक है। तो पहले जो की गई है ना वृद्धि, तो उसी से याद रख लो, वृद्धि मतलब बढ़ना। तो सीधे कुछ नहीं है, नीचे आपको बस बढ़ा देना है। इन दोनों का योग कर देना है, 5 और 2 7, और ऊपर सेम रखना है। यानी अगर 2/5 की, ये तो हम किस में, भिन्न में चल रहे हैं। 2/5 कितना होता है? 40%। अगर 40% किसी चीज को बढ़ाया जा रहा है, तो दूसरे को हमें 2/7 कम करना पड़ेगा। 2/7 कितना हो जाएगा? 1/7 होता है, 14 सही 2/7, तो 2/7 हो जाएगा 28 सही 4/7%। यानी इतना हमें कम करना पड़ेगा। और बता दे रहा हूँ, जैसे मान के चलो कोई भी संख्या पहले हमारी 1/16 बढ़ रही है। ठीक है। तो दूसरी को कितना कम किया जाएगा? तो जो पहले बढ़ रही है, उसी को लेके चलो। बढ़ने का मतलब प्लस समझ लो। तो नीचे कुछ नहीं, इन दोनों को प्लस करना है, 17 और ऊपर एक का एक। यानी 1/17 कम करना पड़ेगा। अब इसको तुम फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। मैंने लिया 3/8, ये इतना बढ़ रहा है, तो दूसरे को कितना कम करना पड़ेगा? तो कम करना, पहले बढ़ रहा है, बढ़ने से पकड़ना है। ठीक है। अगर पहले जो भी हो रहा है बढ़ रहा है, तो प्लस, अगर घट रहा है तो माइनस। तो बढ़ रहा है, तो दूसरे को कितना कम करना पड़ेगा? बढ़ने का मतलब है प्लस। 8 और 3 11, और ऊपर 3 ही रखना है। यानी 3/11 कम करना पड़ेगा। अब इनको प्रतिशत में आप चेंज कर सकते हो। कोई भी वैल्यू 17/24 बढ़ रही है। ठीक है। कोई प्रतिशत में दे रखा है और मैंने भिन्न में कन्वर्ट कर लिया है, तो लोग कर लोगे इतना। 17/24 बढ़ रही है, तो कितना कम करना पड़ेगा? तो हमें मालूम है कि ऊपर सेम रखना है, और कम करने के लिए इन दोनों को जोड़ना है। कितना हो जाएगा? 41। ठीक। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बैठ गया होगा दिमाग में आपके। ये तो हो गया वृद्धि पे। अब एक बार कमी पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान के चलो, कहने का मतलब ये है कि पहले किसी भी वैल्यू में कमी हो रही है, और हमें वृद्धि करनी है। जैसे 2/7 की कमी हो रही है। 2/7 प्रतिशत मतलब आपका 28 सही 4/7% की कमी हो रही है। तो बस मैंने उसको कन्वर्जन कर लिया है, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए बस। जैसे मान के चलो 2/7 की कमी हो रही है, तो दूसरे में कितनी वृद्धि करनी होगी? तो वृद्धि के लिए पहले जो हो रहा है, वो कमी से आप याद रख लो कि माइनस करना है। तो माइनस इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 5, और ऊपर सेम रखना है। यानी 2/5 की कमी करनी पड़ेगी। 2/5 कितना होता है आपका? 1/5 20, 2/40%। ठीक है। अगर कोई भी भिन्न 3/8 कम हो रही है, तो दूसरे वाले नंबर को कितना बढ़ाना पड़ेगा? कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? तो कम हो रही है, कम मतलब डिफरेंस 8 और 3 का डिफरेंस 5, ऊपर सेम रखना है, इतना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड कोई भी ले लेते हैं, 23/24, इतना कम हो रहा है, तो दूसरे वाले जो नंबर है उसको कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो सीधा सीधा है, कम हो रहा है, माइनस करना है इन दोनों का अंतर, एक, और ऊपर सेम रखना है। यानी 23%। अगर इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 2300% हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही 5/6 कम हो रहा है, तो दूसरे को कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो सीधा सीधा कम हो रहा है, कम का मतलब क्या होता है? अंतर, अंतर एक आएगा, और ऊपर सेम रखना है, 500% बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से काम करते हैं। और कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि प्रतिशत से
भिन्न में कैसे चेंज करते हैं और भिन्न से प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कन्वर्जन अच्छे से अगर याद कर लिए होंगे आपने, और फिर इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इनमें आपको बस दिमाग से सोचना है और कर देना है। बाकी का इसमें कॉपी पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये होता है आपका ए बी रूल। और ए बी रूल कहाँ कहाँ लगेगा? ए इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे रखा है, तो ये हर एक उस क्वेश्चन में लगेगा जहां प्राइस कंजप्शन की बात होगी। जैसे प्राइस को बढ़ा, इतना प्रतिशत बढ़ा दिया, कंजप्शन यानी खपत में कितनी कमी की जाए, टाइम को हम मतलब इतने प्रतिशत बढ़ा दिया, स्पीड में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, लेंथ को इतने परसेंट बढ़ा दिया, ब्रेथ में कितने परसेंट की कमी की जाए, या फिर ब्रेथ को इतने परसेंट बढ़ा दिया, लेंथ में कितने परसेंट की कमी की जाए। जहां कहीं पे भी तुलना हो रही होगी वहां पे, तो ये हर उस जगह आपका काम करेगा। बहुत बेहतरीन रूल है। अगर आपने किसी ने पढ़ रखा है तो उनको मालूम होगा कि आप इसका फायदा कितना मतलब हद तक उठा सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को बहुत आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया कि कैसे लगाना है, उसी का यहाँ पे मैंने ट्रिक बना दिया एक। एक मिनट। फिर अगर कमी निकालनी है तो नीचे वाली संख्या को बड़ा कर दो। जैसे कमी निकालनी है यानी पहले क्या हो रहा होगा, वृद्धि हो रहा होगा, तो मैंने आपको बताया कि वृद्धि हो रहा है तो कुछ नहीं, जोड़ दो, बड़ा कर दो। और वृद्धि निकालनी है यानी कमी दे रखी होगी, तो जो चीज दे रखी है उसको कमी के लिए मतलब घटा दो, तो छोटा कर दो। तो आप इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसे याद करना चाहें वैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि ये रिवीजन बैच है और मैं आपको एकदम पूरा पढ़ाने लग गया हूँ, आपका टाइम बहुत प्रीसियस है। तो जल्दी जल्दी से हम हर टाइप को कवर कर लेंगे, फिर पीवाईक्यू लेंगे और आपको 50 क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आपको खुद करना है। ठीक है। अच्छा, सक्सेसिव चेंज क्या होता है, क्रमागत परिवर्तन क्या होता है? जैसे मान के चलो किसी के वेतन में या किसी वस्तु में या किसी नंबर में 10% पहले बढ़ गया, फिर बाद में 20% बढ़ गया, तो कुल मिला के उसके जो इनिशियल नंबर था स्टार्टिंग में जो था, अब एंड में टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो एकदम बेसिक से अगर मैं इसको लेके चलूं, मान के चलो कोई भी नंबर है 100 को पहले 10% बढ़ा दिया, तो 10% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 110। फिर उसको क्या किया है, फिर उसको 20% बढ़ा दिया है, तो 110 का अगर हम 20% निकालेंगे, या फिर डायरेक्ट 120% बढ़ाने का मतलब क्या है, 120 यानी 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 132 हो जाएगा। यानी स्टार्टिंग में नंबर 100 था और कितना हो गया, 132। तो 100 पे डायरेक्ट दिख रहा है कि 32 बढ़ रहा है, तो जो चीज 100 पे बढ़ रही है वही प्रतिशत में हो जाती है, कुल मिला के 32% बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें इनका यूज नहीं करना। जब भी हम क्रमागत परिवर्तन निकालेंगे कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, कितना प्रतिशत कमी हुआ, तो ये तो हमारा एकदम बेसिक तरीका हो गया। अब हमको करना कैसे है इन सारे क्वेश्चन को, जितने भी क्रमागत परिवर्तन में आपके टाइप बनते हैं। जैसे मान के चलो पहले 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, तो कुछ नहीं, जो बढ़ रहा है उसके हिसाब से +10, फिर 20 बढ़ा तो +20। अब इनके हिसाब से यहाँ पे हमारा साइन बनेगा। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, क्योंकि इन दोनों का गुणा कर देना है, 10 × 20/100। और वैसे भी ये आपको मन में सोचना है। ठीक है, यानी जो बढ़ रहा है उनको जोड़ दो तो डायरेक्ट कर देंगे, 10 और 20 30 हो जाएगा, प्लस इन दोनों का गुणा बट्टे 100, तो 10 20 200, 200/100 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 32% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसी का फॉर्मूला बना दिया है कि A+B+A/100। तो फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं रटना आपको प्रतिशत में, आप कंसेप्ट क्लियर रखिए, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया वृद्धि का। अगर पूछे कमी का कि पहले 10% की कमी हुई, फिर 20% की कमी हुई, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 10 × 20/100। तो ये मन में ही करना है, ये तो हमारा माइनस का 30 हो जाएगा, ये प्लस का कितना हो जाएगा, 2, यानी माइनस का 28%। और माइनस में आपको आंसर नहीं दिखेगा, आपको ये पूछेगा कि कितने परसेंट की कमी हुई, तो बस आपको ये देखना है कि 28% की कमी हो जाएगी। इसी को उसने फॉर्मूला कैसे बना दिया है कि कमी कमी अगर लगाए तो A+B को जोड़ दो, -A × B/100 बना दो। तो कहने का मतलब ये है कि
ये दोनों माइनस माइनस है इसलिए वो प्लस हो जाएगा, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 3200। लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ये माइनस प्लस में नहीं आएगी, ये डायरेक्ट आपके 28% ऐसे आएगी, और यहाँ जो है वो माइनस ये शो कर रहा है कि ये कमी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया क्रमवार वृद्धि, ये हो गया आपका क्रमवार कमी। और मैं तो चाहूंगा आपको इस फॉर्मेट में ही याद रखो, जिससे कि कोई फॉर्मूला याद करना पड़े। अगर कभी वृद्धि और कमी हो, जैसे मान के चलो पहले किसी चीज में 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, तो इसको ऐसे ही लिखना है आपको, +20 -10, और प्लस माइनस क्या होता है, -20 गुणा, फिर दोनों का गुणा करके 100 से भाग करना है। 20 - 10 10, माइनस ये कितना हो जाएगा, 2, 8। अगर प्लस में आ रहा है तो ये हमारा 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगर ये माइनस में आ रहा होता तो कमी हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया क्रमवार वृद्धि, क्रमवार कमी, वृद्धि, कमी, और कमी वृद्धि अगर हो जाए, जैसे मान के चलो पहले 20% की कमी हो रही है, फिर 10% की वृद्धि हो गई, प्लस माइनस माइनस 20 × 10/100, तो ये प्लस माइनस 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 का 10 हो जाएगा, और ये माइनस का आपका 2 हो जाएगा, तो कुल मिला के माइनस का 12। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा कि अगर हम माइनस मतलब 20% की कमी करें, 10% की वृद्धि करें, तो कुल मिला के हमारे पास 12% की कमी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही 3 स्टेप का, जब भी 3 स्टेप का होगा, बिल्कुल यही तरीका करना है, लेकिन आपको दो दो स्टेप को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ 10 20 का पहले सॉल्व कर लो, आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, बढ़ाना 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 घटाना, कोई भी दो सॉल्व कर लो। जैसे मान के चलो पहले 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 + 20 30, और 10 20 का गुणा 200/100 2, तो ये कुल मिला के 32% बढ़ गया। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी दो सॉल्व कर लेंगे, जो आपको अच्छा लगे, जो लगे कि आपको इजी है। तो 10 20 को हमने दोनों को बढ़ा रहा है, तो 10 20 30, और 10 20 का गुणा 200/100, 32% बढ़ गया। अब 32% ये बढ़ा है और 25% घटा है, तो वैसे तो आपको इनको माइंड में ही करना है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ। 32 बढ़ा है तो प्लस का 32, 25 घटा है माइनस का 25, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -32 × 25/100। तो 32 में से 25 गया तो 7, माइनस 25 × 4 = 4 8 32, माइनस का 8, 7 -8 -1। -1 क्या दिखा रहा है, कमी, यानी 1% की कमी हो जाएगी। तो इससे आप अपने सारे सक्सेसिव चेंज वाले क्रमागत वृद्धि, क्रमागत कमी, कुछ भी आप इससे कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ रिवर्स यानी उल्टा, जैसे इसमें क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, वही कंसेप्ट है, 2 बार 20% बढ़ाने पे कोई वैल्यू 144 हो गई, तो प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो आप इसको चाहो तो फ्रैक्शन से कर लो, सॉरी रेशियो से कर लो, प्रतिशत से कर लो, या फिर क्रमवार वृद्धि से भी कर सकते हो। तो 20% दो बढ़ने का मतलब क्या है, 20 + 20 40, और 20 20 400/100, यानी कुल मिला के 44% की वृद्धि हो गई, ठीक है। आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए, तभी आप सत मतलब मास्टरी हासिल कर सकते हो। 44% की वृद्धि होने का मतलब क्या है, कि अगर कोई चीज स्टार्टिंग में 100 थी तो वो कितनी हो जाएगी, 144 हो जाएगी। अब इसमें भी तो वही कह रहा है कि 144 रुपए हो गया, तो बाद वाला मान 144 दे रखा है, और हमने भी 144 ही निकाला है, तो स्टार्टिंग की मान यानी स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी रही होगी, 100। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे बेसिक मेथड जैसे करते हैं कि एक्स था, एक्स मान लिया स्टार्टिंग में 20% बढ़ गया, तो 120% हो जाएगा, 120/100 गुणा 120/100, फिर इसको रख देंगे 144 के साथ। लेकिन ये मेथड हमें नहीं करने, प्रतिशत में आप जितना कंपैरिजन करना सीख जाओगे, कंपेयर करना सीख जाओगे, उतना ही प्रतिशत आपका आसान होता जाएगा, ठीक है। करने को हम इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5, यानी कोई वैल्यू स्टार्टिंग में 5 थी तो 5 पे 1 बढ़ गया, तो कितनी हो गई, 6। फिर दूसरे वर्ष सेम हुआ है, तो 5 से 6, फिर क्या कर लो, इनको सॉल्व कर लो, पहले 25 थी तो 36 हो गई, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब दूसरी वैल्यू 36 की मान 144 दे रखा है, तो कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, ऐसे इसका 4 गुना कर देंगे, यानी स्टार्टिंग में वैल्यू क्या रही होगी, 100।
लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि आप कंपेयर करके करो कि पहले मान कितना था, अब कितना हो गया, किसकी वैल्यू क्या दे रखी है। अब इसमें ये क्वेश्चन है, गोले की त्रिज्या 10% बढ़ गई, आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब देखो, आपको याद रखना है, अभी जो हम लगा रहे थे वो 2 तक लगा रहे थे, ठीक है। अब ये सक्सेसिव 2 बार कब लगेगा, 3 बार कब लगेगा, कैसे मालूम पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा हो, क्षेत्रफल आपका 2D एरिया का लगता है, ठीक है। तो जब भी आपका 2D एरिया का लगेगा, या फिर बोले क्षेत्रफल, कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, कमी होगी, अगर उसके लेंथ, ब्रेथ या फिर त्रिज्या जैसा भी दे रखा हो, या फिर हो सकता है सर्कल दे रखा हो, तब इसका पाई आर स्क्वायर। लेकिन एरिया से कोई मतलब नहीं है जब हम प्रतिशत हल कर रहे होंगे। या फिर कोई रेक्टेंगल दे रखा हो, आयताकार, या कोई वर्ग दे रखा हो, या फिर कोई भी आपको ट्रेपेजियम दे रखा हो, पैरेललोग्राम दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, जब भी इस तरीके की कि इतना परसेंट बढ़ा, क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, आयतन कितना बढ़ेगा, तो फॉर्मूला की आपको कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है कि जब भी क्षेत्रफल में वृद्धि पूछेगा कि लंबाई में इतने परसेंट वृद्धि, चौड़ाई में इतने परसेंट वृद्धि, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो आपको कुछ नहीं, सक्सेसिव ही लगाना है, ठीक है। अब यहाँ आयतन की बात कर रहा है, तो आयतन गोले की त्रिज्या, जैसे कोई भी गोला है, उसकी त्रिज्या यानी ये आर 10% बढ़ गई है। जैसे 10% बढ़ने का मतलब है कि पहले मान के चलो अगर 100 थी, ये मैं 100 मान लूं, तो ये 10 और बढ़ गई, इतनी और बढ़ गई, यानी 110 हो गई। अब इसके हेल्प से अगर गोला हम लोग खींचेंगे तो ये गोला बढ़ जाएगा, ठीक है। ड्राइंग पे मत जाना। तो अब ये पूछ रहा है कि पहले जो आयतन था इसका और अब का आयतन जो है वो कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें हमेशा क्रमवार वृद्धि कमी का ही यूज करना है। कैसे? त्रिज्या तो एक ही है, इसमें अलग अलग तो दे नहीं रखी, तो त्रिज्या, फॉर्मूला क्या होता है इसका, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। त्रिज्या 3 बार आती है, या फिर सीधा सीधा कभी भी आयतन की बात होगी, या तो वो तीनों जो अगर अलग अलग डायमेंशन होगी, तो उनमें बोलेगा कि लेंथ में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी, हाइट में इतने परसेंट की वृद्धि कर दी, और लेंथ ब्रेथ ब्रेथ में इतने परसेंट की कमी कर दी, तो टोटल ओवरऑल वृद्धि कमी क्या होगा। लेकिन जब कभी भी आपको आयतन की बात करें और कोई भी एक बढ़ा दे कि 10% बढ़ गई, तो ओवरऑल आपको कुछ नहीं करना, उसको 3 बार बढ़ाना है। एक बार अगर बढ़ा रहा है तो उसको 3 बार बढ़ाना है, यानी +10 वृद्धि, +10% की वृद्धि, +10% की वृद्धि। अगर कमी करवा रहा होता तो 3 बार कमी करके देख लेते। तो कोई भी मान में 10 10 10 की वृद्धि होने का, पहले 10 10 को सॉल्व कर लो, 10 10 20, 10 × 10/100 21% हो जाएगा। फिर 21 और 10 को सॉल्व कर लो, 21 और 10 31, प्लस 21 और 10 का गुणा करेंगे तो 210/100 पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 33.1%। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जब कभी भी कोई भी आपका आयतन का क्वेश्चन आएगा, तो 3 बार इसको क्रमवार वृद्धि कमी का यूज करना है आप। तो इसके बाद आपके इलेक्शंस के क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्शन में आपको जो कंसेप्ट याद रखना है वो ये है, एक तो सिंपल वाला बनता है कि कहीं पे भी कोई भी इलेक्शन हुआ, ठीक है, उसमें जो विजेता है, विनर है, उसको 60% वोट मिले, और वो 1200 वोट से जीत गया। तो अगर विनर को 60% मिले होंगे, तो जो लूजर है उसको 40% मिले होंगे। तो यहाँ से देखो, विनर लूजर से कितने परसेंट से जीत रहा है, यहाँ पे 20% का मतलब अंतर दिख रहा है, 40। यहाँ कितना दे रखा है, 1200। तो 20% जो है वो 1200 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 6 गुना हो रहा है ना इसका, 60 गुना, ठीक। तो जो अपने आप में वैल्यू होगी वो 100% होगी, वोट वोट की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर टोटल वोट निकालने हैं तो 60 से गुना कर देंगे, यानी टोटल 6000 वोट पड़े होंगे, ठीक। सेकंड में आपका बनता है, मतदान नहीं हुआ, या फिर 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, और डाले गए वोटों में विजेता को 54% वोट मिले। देखो, ये कंसेप्ट के लिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान के चलो 100% अपने आप में वोट्स होते हैं, यानी जितने भी लिस्ट होगी वो अपने आप में 100% की होगी, 100 यूनिट मान लिया।
इसमें से 10% लोगों ने वोट डाले ही नहीं, यानी कुल मिला के 90, अगर 100 टोटल लोग थे, 100 यूनिट लोग थे, तो 90 यूनिट लोगों ने वोट डाला। अब इसमें कह रहा है कि डाले गए वोटों में विजेता को 54% मिले। तो डाले गए वोट कौन से है? 90। अब 90 का 54% इसको मिला है, तो 90 का 54% कितना होगा? निकालो। 9 चौक 36, 9 पन्ना 45 और 3 48, यानी 48.6 इसको मिला है। ठीक है। अब टोटल वोट तो 90 पड़े हैं ना, 48.6 अगर इसको मिला है तो बचे कुचे को कितना मिला होगा? ये हमारा चार कितना हो गया? 49, 50, 41। अब इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन बना के दे देगा कि जो विजेता है वो कितने वोट से जीता। तो यहाँ इसका अंतर कितना दे रखा है? 2, और यहाँ पे 7। मान के चलो उसने बोल दिया कि विजेता जो है वो 7200 वोट से जीत गया। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि विजेता इससे कितने वोट से जीत रहा है? 7.2, 7.2 को 7200 बनाना है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसमें पूछ ले डाले गए वोटों की संख्या, तो इसका 1000 गुना कर दो। ठीक है। अगर ये पूछे कुल मतदाता मतलब लिस्ट में कितने लोग थे, तो इसको 1000 से गुणा कर दो। ठीक। इसके बाद एक आपका बनता है इनवैलिड वोट्स का। इनवैलिड वोट्स, तो इनवैलिड वोट्स, चलो मैं इसका टोटल सम अप करके आपको दिखा देता हूँ कि कभी भी क्वेश्चन बने तो आपको किस चीज का याद रखना है। तो कभी भी जो चुनाव वाले क्वेश्चन होंगे, अपने आप में कोई भी वैल्यू 100% यहाँ रही होगी। ठीक है, या फिर हम इसको 100 यूनिट मान ले रहे हैं। उसमें कहेगा कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो सबसे पहले वो लोग निकाल दो जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी 90 बचे। अब वो इसमें भी बोल सकता है कि इसमें से मान के चलो कि 10% आपके इनवैलिड हो गए, 10% वोट इनवैलिड हो गए। इनवैलिड किसका हुआ है? इसका। जितने वोट डले हैं उसी में से तो खराब हो सकते हैं ना, जैसे कोई भी वोट डला है उसकी कोई चिट फट गई, ये हो गया, या फिर जो मोहर लगाई है वो दोनों पे छपके आ गई। तो यहाँ पे 10% इनवैलिड हो गए, तो 90 का 10% कितना होता है? 9। यानी बचे वोट कितने हैं आपके पास? 81। तो ये हमारे वैलिड वोट हो गए, वैलिड वोट। ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है? 20, अच्छा ये अलग, मतलब वही मैंने आपको बता दिया है एक कंसेप्ट कि क्या होता है। अब इसमें से क्या बोल सकता है कि जो विजेता है उसको वैलिड वोट यानी वैध वोट का 10% मिला, 20% मिला, 30% मिला, कुछ भी बोल सकता है। या फिर आपको आपको लैंग्वेज समझना है, कभी कभी वो ये भी बोल देता है कि जो विजेता है उसको कुल वोट कितनी है? 100, कुल वोट का 80% मिला। 80 बहुत ज्यादा हो जाएगा, किसी को नहीं मिलता, तो एक बैलेंस रखते हैं। मान के चलो कि जो विनर है हमारे पास, विजेता, उसको कुल वोट का 50% मिला। तो कुल वोट 100 है, तो 100 का 50% कितना हो जाएगा? 50। लेकिन जो हार जीत होगी वो वैलिड वोट से ही होगी, क्योंकि यही वोट है जो मान्य होंगे। तो 81 वोट में से ही हार जीत डिसाइड होगी। अब क्वेश्चन में तो ये बोल दिया कि वैल्यू निकालने के लिए कि कुल वोट का उसको 50% मिला है। अगर वैलिड वोट देखे जाए तो 81 है, 81 में से एक को 50 मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 31 मिला होगा। अब इस पे वो क्वेश्चन बना के दे देगा। क्या दे देगा? कि जो आ, विजेता है, विजेता वो कुल मिला के आपके मान के चलो 3800 वोट से जीत गया। तो यहां से हम कंपेयर करेंगे, 50 31 से कितना ज्यादा है? 19 ज्यादा है। अब यहाँ कह रहा है कि 3800 ज्यादा है, क्योंकि 3800 से जीता है, यहाँ 1900 से जीता है, इनका तुलना कर देंगे, यानी 200 गुना हो रहा है। अब यहाँ पे वो पूछे कि लूजर को, जो हार गया, उसको कितने वोट मिले, तो 200 से यहाँ गुणा कर दो, यानी 6200 किसको मिले? जो हार गया है। जीतने वाले को कितने मिले? तो हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लिया ना यहाँ से। अब कोई भी वैल्यू पूछे उसको निकाल सकते हैं। 10,000 विजेता को मिले। पूछे कि वैलिड वोट कितने थे, तो भी 200 से यहाँ गुणा कर दो, यानी 16,200 वैलिड वोट थे। वैलिड वोट, ठीक है।
कितने वोट पड़े, मतलब लोगों ने वोट दिया, इसका 200 गुना कर दो, ये 18,000 आ जाएगा। टोटल वोटों की संख्या कितनी थी, इसका 200 गुना कर दो, 20,000 आ जाएगा। कुछ भी पूछे, हमने ये वैल्यू निकाल दी कि ये कितने गुना हो रहा है। बस ये तो हम अपनी तरफ से अज्यूम कर रहे थे ना, ये कोई रियल नंबर नहीं थे। अब यहाँ से जब हमें रियल वैल्यू पता पड़ गई तो हम किसी का भी आंसर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके इलेक्शन के हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को ये कंसेप्ट पहले से ही आते हैं, या तो वो फास्ट फॉरवर्ड वे में देखें, या फिर इसको आगे बढ़ा के जो मैं पी वाई क्यू सॉल्व कराऊंगा वो देख सकते हैं। अगर वो भी नहीं देखना, अगर आपको लगता है कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल गई होगी, तो वहां जाके खुद से आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर करवा दे रहा हूँ आपका प्रतिशत का। एग्जामिनेशन के जब क्वेश्चन बनते हैं, तो या तो सिंगल छात्र का होता है या दो छात्र होते हैं। सिंगल छात्र जैसे कोई भी लड़का है, उसको 30% अंक मिला है और वो 15 अंक से फेल हो गया, और उत्तीर्ण अंक जो है वो 33% है, यानी 33% पे पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, 30% लाके 15 अंक से फेल हो गया, अगर 33% लाता तो वो पास हो जाता। यानी यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो वो 3% से फेल हो रहा है, और 3% का मान कितना दे रखा है, 15। 1% का मान कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ पे अधिकतम अंक कितने थे, तो अधिकतम अंक यानी पूर्णांक तो 100 का होता है, 100% का। तो ये 5 गुना हो रहा है ना, तो इसका 5 गुना कर दो, यानी जो पूर्णांक था उसका 500 नंबर का था। अगर पूछ ले कि उसको कितने मार्क्स मिले, तो 30% लाया है, 30% का 30 का, देखो प्रतिशत हमने जब यहाँ ये निकालना है ना, कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन रहा है रियल वैल्यू आने के लिए, तो कुछ नहीं, बस उसी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर हर एक आंसर आ जाएगा। यानी वो 150 नंबर लेके आया, ठीक। अगर पूछे कि उत्तीर्ण मार्क्स कितने थे, ये तो प्रतिशत में मार्क्स में पूछे, तो यहाँ से 5 का गुना कर दो, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 16, 165 पे पास हो रहे थे। तभी तो देखो 165 पे पास हो रहा था, 150 लाया 15 अंक से, तभी तो फेल हुआ है। तो इस तरीके से एक बनता है आपका टू स्टूडेंट्स का, जिसमें बोलते हैं कि ए जो है वो 30% अंक मिले हैं और वो 10 अंक से फेल हो जाता है, बी को 40% अंक मिले हैं तो वो पास अंक से 15 अधिक पाता है। तो मान के चलो कि कोई भी हमारा फिक्स, जो भी पास हो रहा है वो कोई एक फिक्स अंक होगा। अब ए जो है वो 30% लाता है और 10 अंक से फेल हो जाता है, यानी पास जितने पे हो रहा था उससे 10 नंबर कम लेके आता है, ठीक है। और प्रतिशत में 30% लेके आता है। और बी जो है वो 40% लाता है, 15 अंक अधिक पाता है पास होने से, तो इसके 15 अंक अधिक आते हैं पास होने से, और वो 40% लेके आता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो कितना अंतर बन रहा है, 10% का अंतर बन रहा है। और अगर यहाँ देखा जाए तो देखो ये माइनस है, ये 15 प्लस का है। तो जब भी प्लस माइनस का डिफरेंस करते हैं हमेशा वैल्यू जुड़ती है। देखो अगर आप इस नंबर लाइन को देखोगे, तो यहाँ से यहाँ तक 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक 15। तो ये टोटल कितने का अंतर बन रहा है, अगर 15 में से हम 10 घटाएंगे तो 15 माइनस, और ये माइनस का 10 है। तो कभी भी एक संख्या प्लस में एक माइनस में उनका अंतर करेंगे तो हमेशा वो जुड़ेंगी जुड़ेंगी। तो ये 25 का अंतर आ गया, और यहाँ प्रतिशत में 10 का, यानी 10% जो है वो 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 100% कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसका 10 गुना हो रहा है, इसका 10 गुना कर देंगे तो 250, यानी वो पूर्णांक 250 नंबर का है, ठीक है। अगर पूछे कि जो ए है उसको कितने अंक मिले, तो ए को कितने अंक मिले, 30% अंक मिले। तो 10% की वैल्यू 25, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुना कर दो इसका, 25 थी 75, यानी उसको 75 अंक मिले, ठीक। अगर इसमें ये और पूछा जाता है कि पासिंग मार्क्स कितने थे, यानी उत्तीर्ण कितने पे किया जा रहा था, तो देखो हमने आ, ए का निकाल लिया, ए को 75 अंक मिले थे, 75 अंक मिले और 10 अंक से वो फेल हो गया, यानी उसके 10 अंक और आ जाते तो वो उत्तीर्ण अंक तक पहुंच जाता, यानी 85। तो जो पास किया जा रहा है वो 85 मार्क्स पे किया जा रहा है। हम यहाँ से भी पहुंच सकते हैं पूर्ण, मतलब कितने पे पास होगा, जैसे 40% लेके आया, 1% का मान 3 है तो 40 का मान 120 हो जाएगा। तो जब ये 120 लेके आया है बी वाला, 15 अंक उसके अधिक आ, कहीं गलत किया है क्या हमने, 10, 10 का गुना, अच्छा ये यहाँ, ओके,
10 गुना हो रहा है ना। 10 का नहीं, ये तो हमने पूर्णांक निकाला है। यहाँ पे वैल्यू निकली थी ना हमारी, यहाँ 10 का अंतर था और यहाँ पे 25। 25 था, हाँ। सही है। चलो वो थोड़ा सा गलत हो गया। 10% जो है वो 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 30% कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 3 गुना 30, और 25 थी 75, और 10 अंक और आते, हाँ वो 85। तो 85 हो गया। और यहाँ से अगर निकालेंगे तो 40% अंक मिले। तो 10% जो है वो 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 40% 4 गुना 100। 100 अंक लाता है, लेकिन वो 15 अंक अधिक लाता है। अगर 15 अंक अगर वो कम लेके आता तो वो पासिंग मार्क्स पे ही तो पहुंचता। तो यहाँ से भी 85% इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, ये सक्सेसिव वाला है तो इसको हम दोबारा नहीं करेंगे। कि 10% बढ़ी 2 साल बाद क्या होगी। तो जब भी इस तरीके की क्वेश्चन हो तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं, 10% बढ़ने का मतलब 110, अगले वर्ष 110। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें पीछे जाना है तो पीछे जाने का उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे 12 100 है, या तो ये निकाल लो 10% 2 साल में कितनी बन जाएगी, सक्सेसिव लगाएंगे तो 10 10 20, और 21% वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कितनी हो रही है, 100, 12100। तो ये जो है 21% बढ़ी हुई वैल्यू है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये 121 का मान है, हमें निकालना है स्टार्टिंग का 100 का। तो ये आपका 4 जीरो लग के आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्प्लिट, यानी कुल कुल जनसंख्या 8,000 है। मेल जो है वो 6% बढ़े, महिलाएं जो है वो 10% बढ़ी, और नई जनसंख्या आपकी 8600 हो गई। तो पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो सब इसका ये जो मिक्सचर एलिगेशन वाला कंसेप्ट इसमें लगा देंगे। जैसे यहाँ लिख लेंगे पुरुष, यहाँ महिला। देखो स्टार्टिंग में 8,000 थे। 8,000 पे अगर मान के चलो 8,000 के 8,000 लोग आपके पुरुष होते तो 6% बढ़े हैं। तो 8 6 48, ये कितना हो जाता आपका? 480। अगर मैं हम 8,000 के 8,000 लोगों को महिलाएं मान लें तो 10% बढ़ने का मतलब कितना है? 8,000 का 10% 800। लेकिन कुल मिला के आबादी 8600, यानी 600 बढ़ी है, तो इसको बीच में लिख लेंगे। जब भी मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे तो ये जो बीच वाला नंबर है हमेशा इन दोनों के बीच में आना चाहिए, तभी ये करेक्ट है, नहीं तो हम कोई गलती कर रहे हैं। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर 500 600। तो ये 10 रेशियो, अच्छा ये 4 से कट जाएगा। 5 रेशियो 4 × 12, 4 × 9 20। अब इसमें क्या पूछा है? प्रारंभिक में पुरुषों की संख्या। अगर पुरुष 5 है तो महिलाएं 8 है, कुल मिला के जनसंख्या कितनी बन रही है? 8। वो कह रहा है कि स्टार्टिंग में 8,000 है, यानी 1000 गुना हो रहा है। अब इसमें किसका पूछा है? पुरुषों का। तो पुरुष का 5 यूनिट माना है, 5 का 1000 गुना कर देंगे तो 5,000। महिलाओं का पूछे स्टार्टिंग में तो 3,000। इस तरीके से ये हो जाते हैं, ठीक है। जब मिक्सचर एलिगेशन करेंगे तब हम इनको डीप में पढ़ेंगे। अब इसके बाद आपके इनकम एक्सपेंडिचर पे। इनकम एक्सपेंडिचर जैसे मान के चलो कि किसी की आय में 20% की, 1 मिनट पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। किस कोई मतलब पर्सन है, वो 20% अपने खाने पे खर्च करता है, शेष का 30% किराए पे खर्च करता है, उसकी बचत 5600 है। तो आपको देखो एक चीज गौर करनी है इन क्वेश्चन पे, जब अगर ये शेष आ जाए ना तो इस पे थोड़ा अलग कंसेप्ट लगता है। एक तो ये होता है कि कोई व्यक्ति है, वो 20% भोजन पे खर्च करता है, 30% मान के चलो घर के किराए पे खर्च करता है, ठीक है, 10% मान के चलो वो किसी अन्य सामान पे खर्च कर देता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब तक शेष नहीं लगेगा तो सीधा सीधा हम उसका खर्च ऐसे निकालेंगे, 20 और 30 50 और 10 लाख, यानी कुल मिला के उसका 60% खर्च हो रहा है, यानी 40% वो सेव कर रहा है, ठीक है। अब ये बोल दे कि उसकी बचत जो है वो 4,000 है, तो 40 का मान 4,000, तो 100 गुना हो रहा है। बाकी का उसकी आय कितनी होगी, तो 100 का 100 गुना कर देंगे उस तरीके से। लेकिन जब ये शेष आए तो यहाँ आपको देखना है। अब ये कह रहा है बचत इतनी है। अब पहले तो उसने क्या किया, 20%, जब भी शेष तरीके शेष का आए
तो आपको इस तरीके से जाना है। मान के चलो उसकी आय कुछ भी मान लो, एक्स मान ली, 20% भोजन पे खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा, शेष निकाल लेंगे हम। 20% खर्च कर दिया यानी 80% बचा। फिर उसके बाद शेष का 30% किराए पे खर्च कर दिया। अब ये जो शेष हमारे पास आ गया, इसका 30% खर्च कर देगा, तो इसका भी हमारे पास कितना बचेगा, 70% बचेगा। और वो कह रहा है कि कितना बचा है, 5600। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 सौ 5600 से ये कट जाएगा, 100 गुणा 100, आपका 10,000 मान हो जाएगा ये। ठीक। इसके बाद देखो, अगर आपको घड़ी में टाइम दिख रहा हो, तो रात के 1 बज के 45 मिनट हो रहा है। सोचो, अगर पढ़ाने वाला आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो पढ़ने वालों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। आय आपकी 20% बढ़ी है, खर्च 10% बढ़ा है। पुरानी आय 100 थी और खर्च 10 था, तो नई बचत कितने प्रतिशत होगी। देखो, ऑलमोस्ट मैंने सारे कंसेप्ट आपको बता दिए हैं। एक बार बस इनको कर लेंगे, फिर जो अलग अलग क्वेश्चंस होंगे पीवाईक्यू, उनको सॉल्व करा दूंगा। बाकी का आपको करना है, काफी टाइम हो जाएगा और आपको भी खुद से प्रैक्टिस करना है। देखो, आय 20% बढ़ रहा है, खर्च 10% बढ़ा। पुरानी आय 100 थी और खर्च 60 था, तो नई बचत कितने प्रतिशत होगी। तो इसको एकदम बेसिक तरीके से पहले आपको बता देता हूँ कि कैसे आप लोग की अप्रोच इस क्वेश्चन को करने में रहती होगी और कैसे हमें एग्जाम में करना है इसको। तो यहाँ पहले आप लोग आय लिखते होगे, फिर यहाँ खर्च लिखते होगे, और आय में से खर्च जाएगा तो आपकी बचत बन जाएगी। ऐसे लिखते होगे ना। पुरानी आय आप देखते होगे 100 थी, खर्च 60 था, तो बचत कितनी हो रही होगी स्टार्टिंग में, 40। फिर कह रहा है कि आय 20% बढ़ गई, यानी आय 100 से 120 हो गई, और खर्च आपका 10% बढ़ा। 10% यानी 60 का 10% कितना होगा, 6, 66 हो गया। अब ये बोल रहा है कि बचत कितने प्रतिशत होगी। यहाँ ये पूछना, बचत जो है वो कितने प्रतिशत बड़ी होगी, ये लिख लो, ठीक है। कितने प्रतिशत बड़ी होगी। तो 120 अब आय हो गई, 66 उसका खर्च हो गया, तो अब उसकी बचत कितनी हो रहेगी, 54। यानी बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई, पहले 40 हो रही थी, अब 54, यानी 14 बढ़ी है कितने पे, 40 पे। गुणा कर देंगे 100 से, तो 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, 2 से 7 बार, यानी कुल मिला के उसकी बचत जो है वो 35% बढ़ी। ये तो हो गया एकदम घिसा पिटा कंसेप्ट। नया कंसेप्ट क्या है। अच्छा, इसको और एडवांस ऐसे कर सकते थे, क्योंकि हमें ये देखना है कि बचत कितना बढ़ी, तो हमें नई आय और नई खर्च से तो कोई मतलब था ही नहीं। बस ये देख लो कि बचत में अब कितने का अंतर आ रहा है। तो यहाँ 20% बढ़ी आय, यानी 20 ये बढ़ गया, खर्च 10 बढ़ा, यानी 6 बढ़ा, फिर भी वो 20 में से 6 गए तो 14, फिर भी वो 14 जो है उसका बचत बढ़ ही गया। स्टार्टिंग में 40 हो रहा था, अब 14 और बढ़ गया। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से 7, 7 पन्ना 35%। अगर आपको ये कंसेप्ट भी अच्छा नहीं लग रहा, तो आप जा सकते हो वेटेड एवरेज से, बहुत कम। वेटेज या वेटेड एवरेज, बहुत कम टीचर ने आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया होगा, और बहुत शानदार कंसेप्ट है। देखो, इसमें ये देख लो कि अगर उसकी आय 100 थी और खर्च 60 था, यानी कुल मिला के 5:3 के अनुपात में है। आय अगर उसकी 5 थी, अगर अनुपात में जाए, तो उसका खर्च कितना था, 3, यानी कुल मिला के बचत कितनी हुई होगी उसकी, 2। ये हमने इन तीनों का रेशियो ले लिया, और इक्वल्स टू ये कर लो, इन दोनों का अंतर ऐसे करके 2 लिख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, आय 20% बढ़ी, मैं पूरे पे बढ़ा ले रहा हूँ। अगर आय 20% बढ़ी है, 5 पे बढ़ी है, इनका मल्टीप्लाई कर लो, टोटल ये देख लो कि टोटल कितना परसेंट बढ़ गई होगी। 20 पंजे 100, 100% ये बढ़ गई। खर्च कितना बढ़ा है, 10%, 10% 30%।
तो कुल मिला के अभी भी इनका जो अंतर आ रहा होगा वो कितना प्रतिशत का, टोटल कितना परसेंट का अंतर आ रहा होगा? 70%। लेकिन जो 70% है ना वो दो पे बढ़ा हुआ है। यहाँ 20% कुल पे बढ़ा था ना। ये 100 हमने कब निकाला है? जब पूरे से मल्टीप्लाई किया है तब ये 100 आया है। 10% को पूरे से मल्टीप्लाई किया है, 30% आया है। बढ़ कितना रहा था? बढ़ तो 10% रहा था, यहाँ 20% रहा था। लेकिन हम एक वेटेड एवरेज कंसेप्ट होता है, उसमें जो भी रेशियो होता है उससे परसेंटेज का मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लेते हैं। तो कुल मिला के यहाँ से इसका आंसर कितना बन रहा है? 70% टोटल बढ़ रहा है। लेकिन 70% दो पे बढ़ रहा है ना, कुल मिला के कितना बढ़ रहा होगा? 35% बचत बढ़ रही होगी, तभी तो दो का मल्टीप्लाई करके 70 आ गया। तो यहाँ अगर रेशियो एक रहता तो आंसर ये हो जाता, यानी जितना भी रहता उसमें जो रेशियो है उससे भाग दे दो तो वहां पे हमारा बचत का आ जाएगा। ये हम सिर्फ बचत में नहीं, हम किसी भी कंसेप्ट में लगा सकते हैं। कोई भी दो नंबर प्लस हो रहे हो, जैसे मान के चलो 5, ये हमारी हम्म, आय है, ये बचत है, और ये हमारा खर्च। आय में से बचत गया तो हमारा खर्च, ये तो माइनस का ही होगा। देखो कहने का मतलब ये कंसेप्ट आपका किसी में भी लग जाएगा। जैसे अगर मान के चलो ये तो माइनस का है, प्लस का होता 5, 3, और यहाँ इन दोनों को करके कोई वैल्यू बन रही होती मान के चलो 8। ठीक है। अब यहाँ मान के चलो 20% बढ़ा, और यहाँ मान के चलो आपका, यहाँ 30% बढ़ा, और यहाँ बढ़ा है आपका, ये वैल्यू बढ़ी है मान के चलो 10%। अब पूछा जाए कि इस पे कितना बढ़ा होगा, जब ये प्लस बन के कोई भी मान बन रहा हो, तो इसको 150% कर लेंगे, इसको 30%, कुल मिला के 180। 180 को 8 से भाग कर देंगे, जो भी ये आएगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 जीरो, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, यानी 22.5% ये बढ़ा होगा। तो ये वेटेड एवरेज का कंसेप्ट है। अभी मैं आप लोगों को इतना ज्यादा डीप में नहीं सिखा सकता, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। वैसे ही बड़ी हो गई, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए चाहिए था मुझे, क्योंकि रिवीजन मोड में चलना है तो रिवीजन की तरह ही हमको करना होगा। मैं ये मान के चलना चलना चाहिए था मुझे कि आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा होगा, लेकिन अंदर का टीचर है ना वो जाग जाता है, वो मतलब हर एक बच्चे को लेके चलने की कोशिश करता है। अब वेन डायग्राम वाले कुछ क्वेश्चन, जैसे 60% लोग चाय पसंद करते हैं, 50% लोग कॉफी पसंद करते हैं, 20% दोनों पसंद करते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग कोई भी पसंद नहीं करते? जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा, वैसे तो ये वेन डायग्राम बना के भी बन सकता है, लेकिन इसमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें कंसेप्ट क्या है? जब भी एक तरीके के लोग, जैसे ये पसंद कर रहे हैं चाय, दूसरे कॉफी कर रहे हैं, दोनों पसंद करते हैं, तो ये पसंद पसंद और पसंद का ही लेके चलना है। ठीक है। नापसंद कर रहे हैं तो हमें तीनों को नापसंद करना है। अब कैसे निकाल सकते हैं? जैसे ये पसंद कर रहे हैं चाय, ये पसंद कर रहे हैं कॉफी, ये कर रहे हैं। अब ये कह दे कि 50, 80% लोग ऐसे हैं कि जो दोनों को पसंद नहीं करते। तो 80% लोग ऐसे हैं जो दोनों को पसंद नहीं कर रहे, यानी 20% लोग ऐसे होंगे जो दोनों को पसंद कर रहे होंगे। पसंद नापसंद कोई भी वैल्यू है वो अपने आप में 100 होगी, 100 में से उसको घटा देंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। जैसे चाय अगर 60% पसंद कर रहे हैं तो 40% चाय को पसंद नहीं कर रहे होंगे। 50% कॉफी पसंद कर रहे हैं तो 50% कॉफी को पसंद नहीं कर रहे होंगे। 20% ऐसे हैं जो दोनों को पसंद कर रहे हैं, यानी 80% लोग ऐसे होंगे जो दोनों को पसंद नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये आपको बस इतना जानना है कि जब भी इस तरीके की क्वेश्चन करोगे तो एक जैसे टर्म बना लेने हैं उसके। अब यहाँ पे तो तीनों ही पसंद पसंद है, तो कितने प्रतिशत लोग कोई भी पसंद नहीं करते? तो सीधा सीधा है, नहीं का निकालना है। तो पहले ये निकाल लो कि कितने प्रतिशत लोग पसंद करते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लो। जब सेम हो जाते हैं तो सिंगल सिंगल को ऐड कर लेते हैं, डबल वाले को घटा देते हैं। 60, 50, 110, 150 में से 10 गया तो 90, यानी 90% लोग ऐसे हैं जो उन दोनों में से कुछ ना कुछ पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे 10%, 90% अगर पसंद वाले हैं तो नापसंद वाले कितने हो जाएंगे? 10% हो जाएंगे, वही इसका आंसर है। ठीक है। ज्यादा लंबा वीडियो हमने ऑलरेडी कर दिया, तो अब ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि ताजा फल में 80% पानी है, अब वो फल सूख गया तो उसमें 10% पानी बचा है। स्टार्टिंग में 100 किलोग्राम
ताजा फल था तो सूखा फल की मात्रा कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो चीज कांस्टेंट रहेगी, मतलब जो चीज हमेशा उसमें रहेगी, जो चेंज नहीं होगी, उसको ही लेके चलते हैं। अब यहाँ ताजा फल है, इसमें एक तो ताजा फल में पानी होगा, प्लस इसमें गूदा होगा, अब पल्प बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। ठीक। तो पानी चेंज हो रहा है क्योंकि फल सूख रहा है, लेकिन उसमें जो गूदा है वो थोड़ी इवेपोरेट होगा, वो तो उतना ही रहेगा। तो हमें गूदा को पकड़ना है, यानी हर एक ऐसी चीज को पकड़ना है जो चीज चेंज नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 100 किलोग्राम फल था, उसमें गूदा 80% पानी था, तो 20% गूदा रहा होगा, बराबर लिख लेंगे। अब नया जो है हमें नहीं मालूम कि वो कितना उसका वेट हुआ है, लेकिन ये कह रहा है कि 10% पानी है। अगर 10% पानी है तो बचे हुए गूदे में 90% क्या होगा, गूदा होगा फल में। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, तो ये आपका 200/100, 200/9 एक्स, यानी एक्स का मान इतने केजी में है, तो ये केजी में आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी सेम यही है। 20 लीटर घोल में 10% नमक है, इसे 5% नमक बनाने के लिए कितना पानी मिलाना होगा। तो 20 लीटर घोल था, उसमें 10% नमक है, 5% नमक बनाना है, तो कितना पानी। अब यहाँ पे मिलाने की बात क्या कर रहा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है। तो पानी मिलाने की बात कर रहा है तो हमें पानी को नहीं, नमक को ही लेके चलना है। तो सीधा सीधा लिख लो, 20 लीटर घोल था, उसमें 10% नमक था, बराबर। अब नमक हमें 5% मिलाना है, तो नमक हमें 5% रखना है, तो कितना लीटर का घोल चाहिए होगा। तो मान के चलो एक्स लीटर का चाहिए होगा। इसे सॉल्व कर लो, 40, यानी एक्स का मान कितना होगा, 40। अब इसमें पूछा है कि 20 लीटर का था, अब 40 का हो गया, तो इसमें पूछा है कि कितना पानी मिलाना होगा, यानी 20 से अगर हमारे पास 40 हो रहा है, तो 20 लीटर पानी हमें मिलाना होगा। 20 लीटर घोल में, ये जो है ना घोल है, घोल का मतलब इसमें आपका नमक है प्लस पानी है। ठीक। तो इस तरीके से ये होगा, एक्स का मान 40 आ गया, यानी जो घोल है वो 40 रखना है। तो वो कह रहा है कितना पानी मिलाना होगा। तो स्टार्टिंग में अगर 20 था, अब 40 हो गया, तो कितना मिलाया होगा, 20 लीटर मिलाया होगा। ठीक। अब हम लोग जल्दी से अपने पी बाई क्यू पे आ जाते हैं, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे गए। तो जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, वो सारे कंसेप्ट मैंने ऊपर कवर करा दिए हैं। तो यहाँ मैंने लिख लिए हैं कि परसेंटेज से आपके 2017 का पेपर हो चाहे 2021 का, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहाँ आपके सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जो मैंने आपको बता दिया उस पे पूछे गए। परसेंटेज कंपैरिजन, यानी ए बी से 20%, ए का 20%, बी का 40% से एक्स प्रतिशत कम है, तो इसको आप लोग कर लोगे। थोड़ा सा चेंज है, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करना। मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप बताना, ठीक है। अनुपात प्लस प्रतिशत, रेशियो विद परसेंटेज इंक्रीज। पहले अनुपात दिया गया है, फिर अलग अलग वृद्धि होगी। चलो हम क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे। ये मैंने हर एक टाइप आपके लिख लिए हैं। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण ये हमने कर लिया है, मतलब समझा दिया है। आय व्यय बचत, तो ये भी आपके कंसेप्ट, आपके जितने भी प्रतिशत में लगते हैं वो सारे मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर लिए हैं। अब लाभ हानि प्रतिशत पे क्या क्वेश्चन बनेंगे देख लेंगे, लेकिन लाभ हानि को डिटेल में हम लोग जब लाभ हानि पे आएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन करा देते हैं। अब क्वेश्चन आपको किस तरीके से करने हैं, आपकी क्या अप्रोच रहेगी, तो देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, ईश्वर ने नया भूखंड खरीदा है जिसमें जिसमें आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई दोनों में 16% की कमी की गई है, तो क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। लंबाई में भी और चौड़ाई में भी 16% की कमी कर रहा है। तो मैंने बोला था कि जब भी क्षेत्रफल में पूछेगा, तो बस ये देखना है कि कितनी कमी कर रहा है, कितनी वृद्धि कर रहा है, बाकी का आपका प्रतिशत में पूछा गया है तो सक्सेसिव लगा देंगे। तो दोनों में कमी कर रहा है, तो अब आपको दिमाग में ही सोचना है क्वेश्चन।
16 और 16 कमी कमी, -16 प्लस 16 × 16 = 100, या फिर सीधा सीधा अगर फॉर्मूला याद रखना है तो दोनों क्रमवार कमी है तो जोड़ दो, 16 और 16 = 32, माइनस 16 का स्क्वायर कितना होता है 2.56, बस इसको घटा दो तो ये 44 बचेगा, और ये 29.44 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कॉपी पेन भी नहीं उठाना, आपको जल्दी से जल्दी जितना आप माइंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना ही आप एग्जाम में बचा पाओगे। इसमें पूछा है यदि 420 का 20%, 420 का 20% का मान 530 के 40% के मान से x% कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 420 का 420 के 20% का मान 530 के 40% से x% कम है, तो 420 का 20% कितना हो जाएगा, ये आपको मन में ही सॉल्व करना है, कॉपी पेन से नहीं करना। 530 का 40% कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, 4×5 = 20 और 1 = 21। ठीक है, अब ये कह रहा है ये हमारा ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू है इसका मान इसके मान से x% कम है, तो हमें यही निकालना है कि इसका मान इसके मान से कितना कम है। तो इससे तुलना की जा रही है, इसको नीचे रखना है, बट ऊपर कितना कम है इन दोनों का अंतर निकाल लो। 8×4 = 12, 8×4 = 12, 9 और 2 11 यानी 128, गुणा कर दो 100 से, 4 से कट रहा है ना, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 4×5 = 20, 4×3 = 12, 53, 3200। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं और सबका यूनिट डिजिट अलग है, तो बस हमें पूरा भाग भी नहीं देना, बस ये देखना है कि कितनी बार जा रहा है। 6×3 = 18, 6×5 = 30, 6 से चला जाएगा, 6×3 = 18, 6×5 = 30 और 1 = 31, मतलब 6 के 60 के आसपास आएगा। तो अब ये नहीं कि एग्जाम में आप पूरा के एग्जैक्ट पॉइंट से पॉइंट तक की वैल्यू आएगी तभी आप उसको सॉल्व करोगे, नहीं, अगर आपको दिख रहा है कि ऑप्शन में चारों के स्टार्टिंग डिजिट अलग हैं और हमारा आंसर किसी एक से मैच कर रहा है तो वहीं छोड़ के पिक करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद एक कॉलेज में पुरुषों में महिलाओं की संख्या का, अब यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है 24:25। फिर इसमें क्या बोला है, पुरुषों में 30% बढ़े हैं, महिलाओं में 40% बढ़े हैं, तो नया अनुपात क्या होगा। तो पुरुषों में 30% बढ़ने का मतलब क्या है, 130% हो गया होगा, क्योंकि रेशियो है तो बट्टे 100 लिखने की जरूरत नहीं है, कट ही जाएगा। और महिलाओं में 40% की वृद्धि यानी 140%, प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कितनी बार कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, 2 से ये 7 बार, 2 से ये 12, 12×13 156, एक पहले में ही आ रहा है 156, 25×7 175, वैसे भी आ गया। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये ये कभी कभी थोड़ा सा नया नया ये पेन टैब से सीखा है तो कभी कभी काम नहीं करता, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। 360 के 200%, क्वेश्चन नंबर 4, 360 के 200% के 150% के 40% के 30% का मान ज्ञात करना है। तो इसको तो आप खुद से कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कराने की जरूरत नहीं है। आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई दोनों में 7% की कमी हो रही है, क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। तो 7 कमी हो रही है, 7×7 = 14 और सत्तू सत्तू 49.49, 14 में से 0.49 जाएगा तो 13.51 बचेगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला। इस तरीके से आपको अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे अपना टाइम बचाना है। 6, सेक्शन ए में 66% तथा सेक्शन बी में 74% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों में 5% अनुत्तीर्ण हुए। यदि कुल 720 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए तो कुल उम्मीदवार ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में बस आपको यही देखना है कि एक जैसा रखना है आपको। ए सेक्शन में 66%, बी सेक्शन में 74% उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, दोनों में 5%, बस यहाँ पे अनुत्तीर्ण हो दिया कर दिया। अब इसको बस उत्तीर्ण बना लेना है, तीनों को एक जैसे में बना लेना है।
तो 5% अनुत्तीर्ण यानी 95% ऐसे होंगे जो किसी ना किसी में, किसी एक सब्जेक्ट में उत्तीर्ण हो रहे होंगे। अब इसमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं और जो इसको है वो घटा देते हैं और आंसर वही आता है जो तीनों में हमने इनको ले रखा है, यानी उत्तीर्ण में ले रखा है। तो उत्तीर्ण वो बच्चे आ जाएंगे जो किसी न किसी एक एग्जाम में उत्तीर्ण है। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं? तो 74 और 66, चार इसका ले लो, 70 70 140, 140 में से 95 गया तो 140 में से पहले 100 घटा दो, कितना बचा? 40। अब 100, 5 ज्यादा घटा दिया तो 5 जोड़ दो, यानी 45% बच्चे ऐसे हैं जो पास वाले हो गए हमारे पास। अब ये इसमें कह रहा है कि कुल 720 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। तो कुल उम्मीदवार कितने थे? तो 720 जो है वो 45 का मान है, हमें कुल यानी 100 का निकालना है। कितने से कट जाएगा ये? 15 थी 45 और ये 15 चौक 60, 15 अट्ठे 120 से 16, यानी 1600 आंसर हो जाएगा। ठीक। ये पेन थोड़ा सा इसका गड़बड़ कर रहा है। ओहो। 7 वाला कथन, कक्षा में 48 लड़के हैं, 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, 50% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, 24। तो ये कुछ नहीं, आपको सॉल्व करना है और अगर दोनों सही हैं तो दोनों सही लगा देना। बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना आपका। ये वाला 8 वाला अभी ऊपर किया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आपको खुद से लगाना है। 9 वाला बता दिया, आपको खुद से लगाना है। 10 वाला बता दिया, आपको खुद से लगाना है। 11 वाला सेम है, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। 12 वाला सेम, खुद से प्रैक्टिस करनी है। 13 वाला, राकेश अपनी आय का 20% घरेलू खर्च पे खर्च करता है और 15% किताबों पे, 30% कपड़ों पे, तथा उसकी बचत इतना है। कुछ नहीं करना, 20%, 15%, शेष कहीं नहीं दे रखा तो सीधा सीधा जोड़ते जाओ। 20 30 50 60 65% वो क्या कर रहा है? खर्च खर्च कर रहा है। अगर 65% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा होगा? 35%। अब बचत दे रखा है 12397, 12397 और हमारे हिसाब से 35%, यानी 35% का मान है। आय पूछिए, आय अपने आप में 100 है, इसको सॉल्व करना है। ठीक। अच्छा, इसको एक, अगर हमें पूरा सॉल्व ना करना हो, अगर हमें डिजिटल सम से सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? पहले ये देखो सबका मान अलग है कि नहीं, तभी डिजिटल सम लगाना फायदेमंद है। देखो 42 42 सब में है, ये तो सब। अच्छा, लगा ही लो। 6 3 9 हटा दो, ये हो जाएगा 6 डिजिटल सम। ये कितना हो जाएगा? 7 2 9 हटा दो, इसका 7 हो जाएगा। 5 4 9 हटा दो, इसका 5 हो जाएगा। 4 और 3 7 और 2 9 हटा दो, सबका देखो जो डिजिटल सम है सबका अलग अलग आ रहा है। ठीक है, डिजिटल सम एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, वैसे आपके पास इतना टाइम नहीं है अब। जो भी आपने पढ़ रखा है उसी मेथड को यूज कीजिए। अब यहाँ डिजिटल सम लगाना इसलिए फायदेमंद है क्योंकि देखो सब डिजिटल सम अलग आ रहे हैं। तो 5 और 3 नीचे कितना बन रहा है? 8 बन रहा है। अब जब कभी भी नीचे 8 बनता है तो 8 से गुणा कर देते हैं, 8 अट्ठू 64। 64 का डिजिटल सम कितना हो जाता है? 6 4 0, इसलिए 8 से गुणा करते हैं, ऊपर भी 8 से कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 हट जाएगा, 7 और 2 9 हट जाएगा, इसका डिजिटल सम 4 4 8 32, 32 का डिजिटल सम 5, तो जो 5 बन रहा होगा वही आंसर है। तो डिजिटल सम का कंसेप्ट इस तरीके से आपका काम करता है। ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपका एग्जाम सर पे है, तो आपको बस पी वाई क्यू अच्छे से कर लेने हैं। क्या क्या पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं वो कर लेने हैं, और जो भी पॉसिबल मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ मैं वो ऐड करने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें क्या कह रहा है? लंबाई चौड़ाई दोनों में 14% की कमी हो जाती है तो क्षेत्रफल में कितने की होगी? तो दोनों में कमी लगा दो, 14 14 28 माइनस 1.96। 28 में से 1.96 जाएगा तो 27 पॉइंट, सॉरी, 14 14 28, हाँ 28। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 1.96। तो 14 28 यानी आपका 26.04, ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको बस देखते ही करने हैं, पेन कॉपी भी नहीं उठाना। क्यू पी का 20% हो, आर क्यू का 30% हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा
विकल्प आर के 30% के बराबर है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्यू पी का 20% है, क्यू पी, पी को अगर मैं 100 मान लूं तो क्यू 120 हो जाएगा। फिर कह रहा है आर क्यू का 30% है, आर यहाँ लिख लो, आर क्यू का 30% है, क्यू 120 है, 120 का 30% कितना हो जाएगा, 12×3 = 36। अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आर के 30% के बराबर है, तो आर का 30% कितना हो जाएगा, आर का 30%, तो 10, 108 होता है ना, आर का 30%, हाँ आर ही है ना, आर का 30% कितना हो जाएगा, 30/100, 108, यानी 10.8 हो जाएगा। अब इसमें क्या दे रखा है, पी, अच्छा 10.8 तो है ही नहीं, 36, 18, 3 3, कहीं गलती हुई है क्या, क्यू पी का 20% है, अच्छा 20% है, वो 20% ज्यादा नहीं है, एक क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, तो क्वेश्चन भी हमको एकदम ढंग से पढ़ना है। कभी कभी हम लोग, अब ये तो मैंने पहचान लिया तो मैंने कर दिया, लेकिन जब एग्जाम में होते हैं तो प्रेशर उतना होता है कि इतना दिमाग नहीं चलता, दिमाग ही खराब हो जाता है। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, क्यू पी का 20% है, क्यू पी का 20% है, पी को 100 मान लिया तो क्यू कितना हो जाएगा, 20। अब ये कह रहा है आर क्यू का 30% है, आर जो है वो क्यू का 30%, तो 30%, 20 का 30% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब पूछा गया है कि कौन सा विकल्प आर के 30% के बराबर है, आर कितना है, आर ये है, इसका 30% कितना हो जाएगा, 30/100, 36, 18, यानी 1.8। अब पी के टर्म में दे रखा है, तो 1.8% अगर पी का निकालेंगे तो कितना आएगा, 1.8%, देखो ये दे रखा है ना, 1.8 ऑफ पी परसेंट, 1.8 ऑफ पी परसेंट, 100 का 1.8, 1.8 ही आएगा, तो 1.8 ही हमारा आंसर आ रहा है, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16, यदि एक संख्या को 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही आता है, वह संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत इजी है, आप लोगों को मोस्टली बच्चों को, मोस्टली भावी दरोगाओं को आता होगा। यार ये लग रहा है ये भी नींद में चला गया, मतलब पेन टैप भी अच्छे से काम नहीं कर रहा। ये कह रहा है एक संख्या के 60% को 120, 60% को 120 से जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आता है। तो 60%, सबसे पहले तो 60% क्या होता है, 60% होता है आपका 3/5। अब मैं ये कहूं कि 60%, 3/5 का मतलब है कि अगर नंबर 5 है तो 5 का 60% जो है वो ऊपर रिजल्ट दिखाता है 3 है। तो ये कह रहा है कि किसी संख्या के 60% में 120 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होता है। अब 5 का 60% 30 है, अब इसमें 3 है, 3 में मैं कितना जोड़ दूं कि वही संख्या बन जाए, 2। लेकिन वो कह रहा है कि 120 जोड़ा जाता है, हमारे हिसाब से 2 है जो हमने माना है, तो 60 गुना करना पड़ रहा है। क्या पूछा है, संख्या कितनी है, तो इसका 60 गुना कर दो, यानी वो संख्या 300 हो जाएगी। ठीक, इसको, इस सेशन को हमें जल्दी बंद करना पड़ेगा क्योंकि पेन टैब भी काम नहीं कर रहा, लैपटॉप भी काम नहीं कर रहा, सब सोने को है। टाइम आप देख रहे हो कितना हो गया भाई, 2:15 हो गया, ऑफिस भी है। चलो, ज्यादा टाइम नहीं लेते, गणना में अब स्टार्ट किया है तो खत्म तो करके ही जाएंगे। ये कह रहा है कि गणना में प्रतिशत त्रुटि है, यदि त्रिशा एक संख्या को एन को, कोई संख्या एन है, उसको उसको 32 का 1/2 की जगह 32 का 1/3 से गुणा करती है तो परसेंटेज एरर बताना है। देखो 32 है, ये भी 32 है, यानी सेम संख्या को 1/2 की जगह वो 1/3 से गुणा कर देती है। अगर इसको हम रेशियो में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3:2। यानी अगर उसका आंसर 3 आना था तो आएगा कितना, 2 आएगा। तो कितने की त्रुटि हो रही है, एरर कितने का हो रहा है, एक, कितने पे, स्टार्टिंग वाली संख्या पे, यानी 1/3। इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 33 सही 1/3% हो जाएगा। ठीक है बच्चों। के बाद एक सिलाई मशीन का प्रत्येक वर्ष में 15% की दर से मूल्य घटता है, 2 वर्ष पहले खरीदा गया है, वर्तमान अब 15-15 के हिसाब से बढ़ के एक 1445 हो गया है।
तो इसमें स्टार्टिंग की वैल्यू बतानी है। तो ये तो आई होप आप सभी कर लोगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो या तो ये देख लो कि टोटल वृद्धि कितनी निकल रही है, या फिर उल्टा जाना है ना, तो नंबर लिख लो 1445। कितना? 15% वृद्धि होके दो बार हुई है, तो दो बार उल्टा कर लो, 100/115 गुणा 100/115। इससे सॉल्व कर लो इसको, जो भी आंसर आएगा। या फिर क्रमवार वृद्धि लगा सकते हो, 15 15 की अगर दो वृद्धि लगा देंगे तो 30 ये हो जाएगा, प्लस 15 का स्क्वायर 2.25, मतलब बट्टे 100 करके, तो 32.25% की वृद्धि हो रही होगी। तो इतना वृद्धि होने पर ही तो ये 100, ये 1445 हुआ है। तो ये जो 1445 जो है वो 32.25% की वृद्धि हुई है, यानी ये 132.25 की वैल्यू है, 100 की निकाल दी हमें। ऐसे भी हो जाएगा ये आपका। के बाद एक किसान को अपने चावल का 60% बेचता है, ठीक है, फिर शेष में से 20% स्वयं उपयोग करता है। अगले दिन शेष का 80% बेचता है और बाकी स्वयं उपयोग करता है, तो कुल चावल का कितना प्रतिशत उसने स्वयं उपयोग किया? कुछ नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दी है। तो कैसे होगा ये? देखो, कह रहा है कि एक किसान अपने चावल का 60% बेचता है। मान के चलो उसके पास 100 यूनिट चावल थे, इसने 60 इसमें से बेच दिया। कितना बचा शेष? 40। अब ये कह रहा है कि 40 शेष में से 20% खुद यूज करता है। तो 40 का 20% खुद यूज कर लेगा, तो 40 का 20% कितना हो जाएगा? 8। तो 40 में से ये यहाँ पे हमने लिख लिया जो उसने यूज किया है। तो 40 में से 8 गया, तो अब उसके पास शेष कितना बचा? 32। अब कह रहा है अगले दिन शेष का 80% बेचता है और बाकी स्वयं यूज कर लेता है, यानी 32 का 80% बेचता है और बाकी, तो 32 का 80% बेच देता है, तो बाकी का कितना बचा? 32 का 20% उसके पास बचा, इतना खुद यूज कर लेता है। इसको 5 बार, 5 से कितना कट जाएगा? 5 छिक्के 30, 5 चौक 20, यानी 6.4। तो कुल मिला के उसने 14.4 यूनिट यूज किया है। अब वो हमसे पूछा है कुल चावल का उसने कितने प्रतिशत उपयोग किया, तो टोटल 100 था, उसमें से 14.4 यूज किया है, यानी 14.4% ही उसने यूज किया होगा, क्योंकि 100 में से है तो उतना ही प्रतिशत उसको शो करेगा। तो ये आपका 19 क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद नितिन अपनी नितिन अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम में, 19% अनाथालय में और 19% चिकित्सालय सहायता में दान करता है। शेष 12,900 बैंक में जमा करता है, यदि उसकी बचत उसके वेतन का 80% है, तो उसका वेतन ज्ञात करना है। इसमें भी कुछ नहीं है। तो 19 19 19 तीन बार वो क्या कर रहा है? वो अपनी बचत का देखो, वर्ड यहाँ याद रखना है। एक पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है? बचत का 19 19 19, यानी 19 30 57। अपनी बचत का 57% वो क्या कर रहा है? मतलब यहाँ दान कर रहा है, और शेष जो उसके पास बचता है, इतना 12,900, तो उसको जमा कर देता है। यानी ये बचत के शेष की बात हो रही है। तो हम ये बोले कि बचत उसकी, अगर अपने आप में बचत 100% है, तो उसमें से 97% खर्च कर रहा है। तो कुल मिला के 33% वो अपने बचत का बचा रहा है, जिसको वो जमा कर रहा है। यहाँ पे दे रखा है 12900। ये 33 का मान है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बचत की। बचत का 43% का मान ये है, तो बचत का 100% का मान ये हो जाएगा। अब उसने क्या पूछा है? अब ये तो हमारी उसकी कुल बचत आ गई, जब ये खर्च करता था उससे पहले की। अब ये कह रहा है यदि उसकी बचत उसके वेतन का 80% है, यानी ये जो वैल्यू है, ये टोटल उसकी बचत जो है, वो उसके वेतन का 80% है, यानी ये जो वैल्यू है ये 80% का मान है, तो वेतन का मान 100 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, सीधा सीधा दिख रहा है, 300 बार कट रहा है। जीरो से जीरो काट देंगे, ये कितनी बार कटेगा? सॉरी, 125 बार। 25 3 75, 3 1 3 375 करके आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अरे यार सिलेक्ट हो जा। रणवीर और रणधीर परीक्षा में बैठे। रणवीर ने रणधीर से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि रणबीर के अंक दोनों के कुल अंकों का 56% है, तो दोनों के अंक क्रमशः कितने होंगे? चलो स्कोर कर लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि एक रणवीर सिंह है और एक रणधीर सिंह है। रणवीर ने रणधीर से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि रणवीर के अंक दोनों के अंक कुल अंकों का 56% है। 56% को पहले सॉल्व कर लो। 56 बट्टे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो हम काट इसलिए नहीं रहे, काट भी सकते हैं लेकिन जब हमारा अभी यूज नहीं आ रहा तो क्यों बेफालतू में हम काटें। यदि रणवीर के अंक दोनों के कुल अंक अगर 100 है, तो रणवीर के अंक दोनों के कुल अंक का 56% है। तो 56% निकालिए। 56 बट्टे 100 अगर कुल अंक हम इनको मान लें, यानी दोनों के, तो ये जो मार्क्स आ जाएंगे ये रणवीर के आ जाएंगे। अगर 100 में से 56 मार्क्स रणवीर के हैं, तो 44 मार्क्स किसके बन रहे होंगे? ये कौन है? रणवीर है और वो रणधीर है। ठीक है, ये रणधीर हो जाएंगे। अब इसमें कह रहा है रणबीर रणधीर से 6 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो यहाँ और यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? यहाँ तो भाई 6 का नहीं आ रहा, अंतर ज्यादा का आ रहा है। तो यहाँ इसको आप काट सकते हो। तो ये 4 से 11 बार, अच्छा ये 22 28 ऑप्शन में देखो ये दिख रहा है हमें, सीधा सीधा 2 से काट लो। 2 22 बार, 2 28 बार, और 6 का अंतर बन रहा है, यानी 28 22, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा जो मैंने आपको 50 क्वेश्चंस दिए हैं, वो आपको, ये टोटल 50 MCQ आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप ए बी रूल लगाएं, सक्सेसिव लगाएं, इन क्वेश्चंस को आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के मैंने डाल रखे हैं। अगर वो आपसे नहीं बनेंगे तो आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर कमेंट करना है। उस पर एक छोटी सी वीडियो बना के या फिर उसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है, जो भी बच्चे नए हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कंटेंट आपको यूपीएसआई से रिलेटेड वहां मिल रहा है, आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस इसमें अच्छे हैं, बाकी के सब मॉडरेट हैं, और मतलब उसी पैटर्न पे बनाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उल्टे सीधे क्वेश्चन मैंने रख दिए हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस रख दिए हैं। वही क्वेश्चन है जो आपके पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो आप सभी को इन क्वेश्चंस को लगाना है, और लगाने के बाद आप सभी को बताना है कि आपने जो 50 ये क्वेश्चन लगाए हैं, इनमें से आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। और जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे उनको भी कमेंट करना है, उनकी भी वीडियो बनाकर या सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो ये परसेंटेज आपका यहाँ खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट स्टार्ट कर देंगे। तो पढ़ते रहिए। और जैसा कि मैंने बीच में 2 बार बता दिया, लैपटॉप भी काम करना बंद करेगा क्योंकि रात के बजे हैं 2:30। प्रॉमिस किया है आप सभी बच्चों से, तो प्रॉमिस को भी निभाऊंगा। और आप सभी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगती है, और आप सब तो देख ही रहे होंगे कि कितना मेहनत लग रही है और लगती है इन सब चीजों में। अभी ये वीडियो बना है, अभी इसको एडिट करना है, एडिट करने में भी बहुत टाइम लगता है, फिर इसको अपलोड होगा, तब जाके आपको ये वीडियो मिलेगी। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करें। और जो भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और उनका भी अब भला करें। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है, जैसे ही मुझे बीच में टाइम मिलेगा, आपका यूपीएसआई के अलग अलग जो जीके जीएस के टॉपिक्स हैं उनकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मूल विधि की आपको पूरी मिल चुकी है, साइंस की कंप्लीट पीडीएफ मिल चुकी है, और उसके अलावा यूपीएसआई स्पेशल टॉपिक्स ही मिल चुकी है। तो अब आप सभी तो सो रहे होंगे, हम भी अब सोने जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।